छोड़ो प्यार को। ये सब कुछ तुम इसलिए करती हो क्योंकि तुम्हें जन्नत की ख्वाहिश है। और औरत दुनिया में जन्नत तभी पा सकती है जब वो अपने शोहर की खिदमत करे। बस इसीलिए करती हो तुम ये सब कुछ। यारम ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जबकि शरारती अंदाज अब भी कायम था, लेकिन रूह का लब्बा लहजा बदल गया। जन्नत का लालच तो सबको होता है यारम, लेकिन मैं ये सब कुछ आपके लिए करती हूँ। मैं रोज अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अगर मेरे नसीब में जन्नत लिखी है तो मुझे वहाँ अकेले ना भेजे। मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगी। मुझ जैसा गुनाहगार बंदा जन्नत के लायक नहीं है। मैं गुनाहों की दुनिया में भटका हुआ हूँ रूह। मेरे लिए खुद को मत थकाओ। मैं दुनिया में तुम्हारे नाम लिख दिया गया हूँ। बस इसी पर खुश हो जाओ। यारम ने आहिस्ता से अपना सर सीट से लगाते हुए आंखें मूंद ली थी। यारम, आपको पता है, एक अच्छी बीवी अपने अच्छे अमाल से अपने शोहर के लिए जन्नत कमा सकती है। बस इस पाक साथ को एक अदा पसंद आ जाए। अगर इसे मेरी कोई अदा पसंद आ गई ना, तो हम इकट्ठे चलेंगे, और अगर नहीं तो मैं अल्लाह से कहूंगी कि जहाँ मेरा शोहर है मुझे वहीं पर रहना है। वो उसके सीने पर सर रखते हुए बड़ी अदा से बोली थी। और आप भी ज़्यादा ख़राब नहीं है। जन्नत में जाने के चांसेस आपके भी हैं। बस कभी-कभी अल्लाह को खुश करने पर भी गौर कर लिया करें। इसे नमाज़ की तरफ लगाने की कोशिश तो वो बहुत कर चुकी थी, और कभी-कभार वो उसके साथ नमाज़ पढ़ भी लिया करता था। लेकिन अब वो ऐसी बातों से इसे अल्लाह के करीब करने की कोशिश करती थी। वो अपनी ही धुन में बोल रही थी, जबकि यार माँ के पीछे की जानब देखकर मुस्कुराया। वैसे मेरा दिल तो नहीं कर रहा तुम्हें याद दिलाने का, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें याद दिलाता हूँ कि इस वक़्त हम एक पब्लिक प्लेन में हैं, जो लोगों से भरा हुआ है, और काफ़ी लोग हमारी तरफ मुतवज्जो भी हैं। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें कोई देखता है तो देखे, या हमारे बारे में क्या सोचता है। हाँ, लेकिन तुम्हें शायद अच्छा ना लगे। वो आहिस्ते से उसके कान में बोला तो रुख ने आंखें खोलते हुए हर बार आकर आंखें पीछे की जानिब देखा था। सामने पार दूर एक बड़ी उम्र का कपल बैठा हुआ था, जो इन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था, जबकि रुख शर्मिंदा हो गई थी। लगता है नई नई शादी हुई है, आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा था। शायद वो कोई इंडियन कपल था। शादी नई हो या पुरानी फर्क नहीं पड़ता, बस मोहब्बत कायम होनी चाहिए। वैसे हमारी शादी काफी पुरानी हो चुकी है, यारम ने जवाब देते हुए एक प्यार बड़ी निगाह पास बैठी रूह पर डाली थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। हमारी शादी को 30 साल हो चुके हैं, और हमारी 30वीं एनिवर्सरी पर हमारे बच्चे हमें दोबारा से हनीमून पर भेज रहे हैं। हाँ हाँ, हमारी मोहब्बत आज भी कायम है और मरते दम तक रहेगी। क्यों डार्लिंग, ठीक कह रहा हूँ ना मैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी बेगम की रजामंदी चाही थी, जिस पर वो भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाने लगी। यारम के साथ साथ रूह के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई थी। क्या हाल है बेबी? 30 साल के बाद क्यों ना हम भी चलें फिर से हनीमून पर? यारम ने शरारत से सरगोशी की थी। हाँ, तीसरे हनीमून पर 30 साल के बाद चलेंगे, रुख ने फासला बनाते हुए कहा। तीसरा तो मैं कुछ टाइम के बाद करने वाला। मुमकिन है शायद वो हमारा 50वां हनीमून टूर हो। यारम, कितनी बार हनीमून मनाएंगे आप? रुख ने हैरत से आंखें फैलाते हुए पूछा था। जितनी बार मैं तुम्हारे साथ सफर पर जाऊंगा, इतनी बार पूरी दुनिया घुमाऊंगा तुम्हें, दुनिया का एक एक कोना दिखाऊंगा। ये तो कुछ भी नहीं बेबी, अभी बहुत उड़ानें भरनी है। अभी हमने बहुत लंबा सफर तय करना है। अगर हम सफर हैं, हम कदम तो चलना पड़ेगा ना। यारम के अंदाज पर रुख ने मुस्कुराते हुए एक बार फिर से सीट पर सर रखते हुए आंखें बंद कर ली थी, और न जाने कितनी देर इसका मासूम चेहरा अपनी नजरों के हिसान में लिए इसका दीदार करता रहा था। वो कोई बहुत खूबसूरत लड़की या परियों जैसा हुस्न रखने वाली लड़की नहीं थी। वो आम सी नकुश वाली एक आम सी लड़की थी, लेकिन यारम कासमी के लिए वो परियों से भी ज्यादा हसीन शहजादियों से नाजुक थी। वह इसकी रूह थी, इसके लिए सबसे अहम तरीन हस्ती, इसके लिए इसके जीने की वजह। कितनी देर तक वह इसकी नजरें अपने चेहरे पर महसूस करती रही, फिर आंखें खोलकर इसे देखते हुए बोली थी। क्या मसला है मिस्टर? क्यों सोने नहीं दे रहे मुझे? क्यों आंखें फाड़ फाड़ कर घूरे जा रहे हैं? सॉरी मिसिस, मैं अपनी बीवी को देख रहा हूँ। आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं अपनी डार्लिंग को देखूं या इसे अपनी आंखों में बसा लूं, मुझसे सवाल करने का हक कोई नहीं रखता। कोई ऐसे ही मोहब्बतबाज निगाहों से देखते हुए बोला था। तो रुख ने नफी में सर हिलाते हुए आहिस्ता से सर वापस सीट पर रखा और अपना दुपट्टा अपने चेहरे पर फैलाया, जैसे अगले ही लम्हे यारम हटा चुका था। अगर सोना है तो ऐसे ही सो। खबरदार जब मेरी बीवी के चेहरे को मुझसे छुपाया, वो हुक्म देते हुए बोला। तो रूह मुंह बसूर कर आंखें बंद कर गई थी। यारम मुस्कुराता हुआ एक बार फिर से इसके चेहरे के नकूश में खोसा गया था। अब बस कर दो शारफ, और क्या क्या करोगे? दुनिया के अनोखे बाप नहीं बनने जा रहे हो तुम। पूरी कॉलोनी में शर्मिंदा करके रख दिया है। क्या सोच रहे होंगे सबके, ये बंदा बाप बनने की खुशी में पागल हुआ जा रहा है। खुशी का इजहार करना गलत नहीं है, लेकिन पूरी बिल्डिंग को सर पर उठा लिया है तुमने। हर घर में मिठाई भिजवाने की क्या तुक बनती है? अभी तो हमें सिर्फ पता चला है कि शायद हो सकता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। कोई कंफर्म न्यूज नहीं आई। रिपोर्ट्स कल मिलेंगी। मासूमा से समझा समझा कर थक चुकी थी, लेकिन शारफ को जैसे पक्का यकीन था कि वो प्रेग्नेंट है, और डॉक्टर ने तो ये भी कहा था, तो फिर वो खुशी क्यों नहीं मनाता? लेकिन मासूमा एक बहुत ही प्रैक्टिकल लड़की थी। वह हर चीज़ को वक्त पर करना पसंद करती थी। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसे कैसे समझाए कि थोड़ा वक्त इंतजार कर ले, कल तक रिपोर्ट्स मिल जाएंगी तो बाद में खुशियां मनाए, या फिर जो भी करना है इसे करे। इसे कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन यही वक्त
से पहले खुशियां मनाना और बाद में उदास हो जाना इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो शारफ से खुलकर इज़हार तो नहीं करती थी, लेकिन शारफ के चेहरे की उदासी इसकी जान पर बन आती थी। लेकिन इस बंदे ने कहाँ इसकी बात को समझना था। वो तो बस अपनी ही खुशी में पागल हुए जा रहा था। वैसे मासूमा को भी यही लगता था कि वो प्रेग्नेंट है और इस खुशखबरी का इंतजार तो वो शादी के बाद से लेकर अब तक कर रही थी। शारफ का इसे पता था कि वो भी इस खबर को सुनकर बहुत खुश होगा, लेकिन वो कल तक का इंतजार करना चाहती थी। अच्छा, तुम्हें दर्द की कोई खबर है क्या? अभी जब तुम मिठाई देने गए थे तो क्या वहां पर था? सोनू सुबह से 5 बार इसके दरवाजे तक जा चुका है, लेकिन इसका दरवाजा बंद है। मासूमा इसके पास बैठते हुए पूछने लगी तो शारफ ने हाँ में सर हिलाया था। इत्तेफाक से वो भी स्विट्जरलैंड गया है। अभी थोड़ी देर पहले वॉचमैन ने मुझे बताया कि बिल्डिंग के रोल्स पेपर पर इसने अपनी लोकेशन बताई है और होटल वगैरह का नंबर भी देकर गया है। अगर कोई इमरजेंसी हो तो इसे बता दिया जाए। लगता है इस बार सोनू को तुम्हें अकेले ही संभालना होगा, क्योंकि वो खरूस तो जा चुका है और पता नहीं कब लौटेगा। शारफ इसे बताकर अपने मोबाइल में मसरूफ हो गया था, जबकि मासूमा को उसका स्विट्जरलैंड जाना कुछ अजीब लगा था। अभी कल ही तो इसने बताया था कि यारम और रुख स्विट्जरलैंड जा चुके हैं। तो वो क्या, इसके दिमाग में अजीब सी बात आई थी, लेकिन अगले ही लम्हे वो ख्याल चटक गए। क्या हो गया है मुझे? तो मुझे 6 महीने से जानती हूँ और स्विट्जरलैंड मेरे बाबा का थोड़ी है जहाँ यारम और रुख के अलावा और कोई भी नहीं जा सकता। वो अपने सर पर चित लगाती किचन में जा चुकी थी, जबकि शारफ अब डॉक्टर का फोन कर रहा था। यह हकीकत थी कि सबर नाम की कोई चीज शारफ के अंदर नहीं पाई जाती थी, और वो भी तब तक जब तक आने वाली कोई खुशखबरी हो। वो दोनों स्विट्जरलैंड के एयरपोर्ट तक पहुंच चुके थे और अब इन्हें यहाँ से जाना था, जो स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर था। इससे पहले ही इन लोगों की वहां होटल बुकिंग करवा चुका था। ये जगह बेहद हसीन थी, हर तरफ से पहाड़ ही पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों के बीच से निकलते हुए रास्ते। रूह के लिए ये नजारा इंतहाई खूबसूरत था। कहीं पहाड़ बर्फ से तो कहीं सब्जे से ढके हुए थे। पहाड़ों के पीछे और पहाड़ियों जैसे जहां जहां तक नजर आती थी वहां सिर्फ पहाड़ ही नजर आ रहे थे। कहीं कहीं सड़क पर कोई गाड़ी नजर आ जाती, वरना लोग पैदल ही चल रहे थे। अगर नहीं तो साइकिलों पर। मौसम के लिहाज से भी काफी सर्दी थी। कम से कम दुबई जैसा गर्म मुल्क से निकलकर यहाँ तक आना रूह के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था। यारम, यहाँ पर गाड़ियां कम और लोग साइकिल ज्यादा चला रहे हैं। रुख से रहा ना क्या तो पूछने लगी। हाँ बेबी, मैंने बताया था ना, पोल्यूशन है। यही वजह है कि यहाँ के लोग ज्यादातर पैदल चलते हैं, नहीं तो साइकिलों का इस्तेमाल करते हैं ताकि गंदगी ना फैले और इनका माहौल साफ सुथरा रहे, और इससे सेहत भी बहुत अच्छी रहती है। यारम ने तफसील से बताया था। जिस होटल में वो रहाइश पसीर थे वो जगह पर पूरी तरह से पहाड़ों के बीचों बीच थी और हर तरफ से खूबसूरती देखकर रुख बहुत ज्यादा खुश थी। इसने कभी इतनी हसीन जगह नहीं देखी थी। आइसलैंड भी खूबसूरत था, लेकिन वहाँ हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। यहाँ पर तो जैसे वो सचमुच में जन्नत में आ गई थी। इतनी खूबसूरत जगह देखकर रुकी सफर की थकावट भी रुझू हो चुकी थी। इसका दिल चाह रहा था कि वो उस जगह के चप्पे चप्पे को अपनी आंखों से देखे, और यारम इसके दिल की हर बात को समझता था। तभी तो वो कल ही इसके लेकर घूमने के लिए निकलने वाला था, लेकिन इससे पहले आराम जरूरी था। साफ सुथरा माहौल और बड़ा सारा कमरे में मौजूद बड़ी सी खिड़की जिसमें दूर दूर के सारे पहाड़ नजर आ रहे थे। इस कमरे को इस तरह से सजाया गया था कि जैसे वो कोई नए नवेले शादीशुदा कपल का कमरा हो। कमरे में कदम रखते ही रूह को हंसी आ गई थी। होटल के स्टाफ वर्कर्स इसे यहाँ तक छोड़कर खुद वापस जा चुके थे और यारम होटल चेकिंग के लिए गया हुआ था। पता नहीं इसने कितनी देर में वापस आना था, जबकि रुख तो मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो चुकी थी और अब खिड़की खोलकर सामने इस खूबसूरत दिल मोह लेने वाले नजारे को आंख भरकर देख रही थी। ऊंचे ऊंचे हसीन पहाड़, खूबसूरत पहाड़, कुछ सब्ज थे तो कुछ की चोटी बर्फ से ढकी हुई थी। आसमान के बादल भी पहाड़ों से नीचे लग रहे थे। इतने ऊंचे पहाड़ इसने जिंदगी में पहली बार देखे थे। वो एक खूबसूरत सी मुस्कान के साथ इस नजारे को देख रही थी, जब दूर से ही इसे एक इंतहाई हसीन लड़की इस होटल की तरफ आती हुई नजर आई थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही आजाद ख्याल भी थी। शक्ल से कोई गोरी मैम तो हरगिज नहीं लगती थी, लेकिन इसके बरहाना कंधे और टांगे देखकर रुको इस पर इतना गुस्सा आया कि वो खिड़की बंद करके बेड के पास चली गई थी। या अल्लाह, क्या इन्हें जरा शर्म नहीं आती? कैसे यूं नंगी घूम लेती हैं? उफ, कैसे अपने शोहर की अमानत को दुनिया जहान में नजारा बनाकर पेश करती हैं ये मगरबी औरतें। तौबा तौबा, वो अपने कानों को हाथ लगाते बेड पर बैठे बैठे ही आईने की जानिब देखने लगी थी। इसका नाजुक सिरापा सामने आईने में बेहद हसीन लग रहा था। यारम की मोहब्बत इसे दिन ब दिन बेहद हसीन बनाती जा रही थी। अगर औरत की मोहब्बत किसी एक इंसान तक महदूद हो जाए तो इसका वजूद हसीन तरीन लगने लगता है। इसे फातिमा बीबी की कही हुई बात याद आई थी। सच ही तो कहती थी वो। अपने आप को एक शख्स के नाम करके वो कितनी मतमीन थी, सिर्फ एक शख्स की होकर कितने सुकून में थी वो। और ये मगरबी औरतें कैसे अपने आप को जगह जगह रोलती हैं। एक सच्ची मोहब्बत की तलाश में न जाने कितनी मोहब्बतें कर बैठी हैं, और हमारा मजहब हमें किसी गैर महरम से बात तक करने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि सच्ची मोहब्बतें जगह जगह नहीं की जाती। सच्ची मोहब्बत एक ही बार होती है जो निकाह से जुड़ती है, और निकाह वो वाहिद रिश्ता है जो मोहब्बतों से बनता है। निकाह के बाद मोहब्बत हो ही जाती है। सिर्फ 2 लफ्जों से जुड़ा तलक मोहब्बत करने पर मजबूर कर ही देता है, और हमारे मजहब में इसी तलक को मोहब्बतों से जोड़ा गया है। और ये गैर मजहब लोग कभी महरम की मोहब्बत को नहीं समझ सकते। इनके लिए निकाह या शादी की कोई अहमियत नहीं होती। कैसे बेवकूफ़ लोग हैं ये, अपना आप बर्बाद करने को आज़ाद हयाली कहते हैं। वो एक ही शख्स के साथ सारी जिंदगी वफादारी से निकाह करने को बेवकूफ़ी। फिर वो इन लोगों की सोच पर हंसती बेड पर लेट गई थी। ये बेवकूफ़ लोग भला मोहब्बत को क्या समझ सकते हैं। थोड़ी ही देर में यारम को आ जाना था और वो इसे तंग करने का इरादा रखती थी, इसलिए बिस्तर में घुसकर सोने का ड्रामा करने लगी, क्योंकि जो भी था यारम को सताने का अपना ही मजा था।
होटल चेकिंग करने के बाद जब वो वापस रूम की जानिब आया तो इसे पक्का यकीन था कि रूही से तंग करने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर कर चुकी होगी। इससे पहले कि वो सोती, वो कमरे में पहुँच जाना चाहता था, क्योंकि फ़िलहाल इसका इंतकाम लेने का इरादा था। इतने दिनों से जो वो इसके साथ कर रही थी, इसे दिन-रात सता रही थी। वो मुकम्मल इंतकाम के साथ खुद को इंसाफ दिला रहा था। जितना इसने इसे सताया था, इसी हिसाब से वो इसे तंग कर रहा था। लेकिन इसकी भोली-भाली सी मासूम सी रुख आजकल इसे बहुत तंग कर रही थी। शैतानों में शैतानों की लीडर बने वो इसे तंग करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। इसे होटल वर्कर के साथ अंदर भेजने से पहले यारम ने सख्ती से कहा था सोना मत, और जाने से पहले इसने यारम के कान में सरगोशी की थी, जब तक आप वापस आएंगे रुको हब्बू की दुनिया में पाएंगे। रात को मेरे हाबू में आ जाइएगा, मिलकर लूडो खेलेंगे, लेकिन खबरदार जो मुझे जगाया। जिस पर यारम ने इसे सख्ती से घूरा था और वह खिलखिलाती हुई अंदर चली गई थी। अब यारम जल्दी रूम में जाना चाहता था ताकि इसके पहुंचने तक वो सोए ना। वो तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था जब अचानक सामने से कोई आता इसे जोर से टकराया था। गलती सामने वाले की थी, लेकिन इस वक्त वह रूह के अलावा किसी के भी मुंह नहीं लगना चाहता था। सॉरी, वो एक लफ्ज जवाब देता आगे बढ़ने लगा जब नजर इसकी आंखों की तरफ पड़ी थी। इस कदर जानी पहचानी आंखें, वो खटक सा गया था, जबकि वह सिर्फ हाथ से जवाब देता आगे की जानिब बढ़ गया था। लेकिन यारम के कदम वहीं रुक गए थे। इसकी आंखें रुख से कितनी ज्यादा मिलती हैं। यारम ने सोचते हुए अपना फोन निकाला और हिसर के मोबाइल पर एक मैसेज किया था, जिसका जवाब थोड़ी ही देर में आ गया था। यारम मोबाइल दोबारा अपनी जेब में डालते हुए अपने कमरे की जानिब चला गया। अब इसके कदमों में किसी किस्म की कोई तेजी नहीं थी। इसके दिमाग में बहुत सारी सोचें चल रही थी, लेकिन वो अपनी किसी भी सोच को किसी किस्म का कोई नाम नहीं देना चाहता था। वो इन आंखों को अपने जहन से झटकता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। कमरे में कदम रखने रे कमरे में कदम रखने से पहले इसने अपने आप को पुरसुकून किया था। वो अपनी किसी भी सोच का असर रुख तक नहीं जाने देना चाहता था। कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा तो सामने ही वो बेड पर कमल में घुसी सोने की बाकमाल एक्टिंग कर रही थी। यारम अपना जैकेट उठाकर सोफे पर फेंकता अपनी घड़ी और मोबाइल ड्रेसिंग टेबल पर रखकर शर्ट उतारने लगा। अब वो मुस्कुराते हुए रूह के साथ कमल में घुसकर इस पर अपना शिकंजा मजबूत कर चुका था, जो इसके आने का अंदाजा लगाकर मजीद आंखें मीचे सोने की एक्टिंग कर रही थी। यूं इसे अपने बेहद नजदीक महसूस करके दोनों आंखें खोले इसे घूरने लगी, जबकि वो इसकी घूरी को किसी भी किस्म की अहमियत दिए बगैर इसे पूरी तरह से कैद कर चुका था। रूह के मसलसल घूरने पर कोई असर न हुआ था, बल्कि वो तो इसकी घूरती हुई आंखों को लबों से छूते हुए इसकी गर्दन पर झुका था। यारम, मुझे बहुत सख्त नींद आई है, सोने देना मुझे, वरना की ऐसी की तैसी, आराम से पड़ी रहो, वरना मेरी वरना तुम्हारी वरना से ज्यादा खतरनाक होगी। वो इसकी धमकियों की परवाह किए बगैर बोला। यारम, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी, बहुत सख्त वाली। इसके शिद्दत से भरपूर लम्स अपने गाल के बाद गर्दन पर महसूस करते हुए उसे दूर करने की कोशिश करते हुए बोली थी, हो जाओ नाराज, मुझे मनाना आता है। और नाक से मक्खी उड़ाते हुए इसके लबों पर एक नन्ही सी गुस्ताखी करता एक बार फिर से इसके दोनों गालों को शिद्दत से चूमकर इसका दुपट्टा उतारकर फेंक चुका था। शर्म से दोहरी होती रुख ने हल्की सी मजाहमत करते हुए इसकी पीठ पर चुटकी काटी थी। यारम ने नजर उठाकर से देखा था। ये क्या बदतमीजी थी। वह सख्ती से कहने लगा, ये बदतमीजी नहीं, आपको बदतमीजी से रोकने की एक नन्ही सी कोशिश थी। रुख ने फौरन कहा था, फार में गई तुम्हारी कोशिश। इसके दोनों हाथों को थाम कर तकिए से लगातार सख्ती से इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला था, और इस बार बस के लबों पर झुका अपनी शिद्दत से भरपूर लम्स के साथ इसकी सांसें तंग कर गया। इसके नाजुक लबों को चूमते हुए इसे मुश्किल में डाल गया था। वो अपनी मजाहमत पर पछताई थी। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुमसे सांस लेने की इजाजत भी छीन लूं तो आराम से पड़ी रहो, बिना किसी कोशिश के, वरना तुम्हारी हर कोशिश का मैं वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे। इसके लबों को आजादी बख्शते हुए वैसे वॉर्न करते हुए बोला था, और इसकी धमकी काफी कारआमद साबित हुई थी, क्योंकि इसके बाद रूह पूरी तरह मजाहमत छोड़ चुकी थी, जबकि यारम अपनी कभी न खत्म होने वाली तशनगी को मिटा रहा था। बहुत बहुत मुबारक हो शारफ, रिपोर्ट पॉजिटिव है, मासूमा माँ बनने वाली है। और तुम पापा, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए इसे खुशखबरी सुनाई थी। कल से वो इसकी बेचैनी पर बेहद परेशान थी, क्योंकि कल से ही इसने इसे फोन करके इतना तंग करके रखा था कि हद नहीं। और अब इस खुशखबरी के बाद जहां मासूमा ने मुस्कुराकर शारफ को देखा था, वहीं शारफ डॉक्टर की परवाह किए बगैर इसे खींचकर सीने से लगा चुका था। मासूमा इसे घूर कर रह गई, जबकि डॉक्टर मुस्कुरा दी थी। चलो घर चलते हैं, अब से मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारे खाने पीने का, चलने फिरने का, हर चीज का ख्याल मैं खुद रखूंगा। तुम्हें तो वैसे भी किसी चीज का होश नहीं होता। ये ना हो कि तुम्हारी बेध्यानी में मेरी होने वाली बेटी दुनिया से आने से पहले ही मुझसे नाराज हो जाए। मैं तो अभी से इसका ख्याल रखूंगा। शारफ कमरे से निकलते हुए कहने लगा तो मासूमा को जैसे झटका लगा था। क्या मतलब है होने वाली बेटी? वो बेटा भी हो सकता है, और इंशाल्लाह बेटा ही होगा। मुझे पहले बेटा चाहिए। तुम्हारी बेटी के लिए हम 3-4 साल के बाद सोच सकते हैं। मासूमा आहिस्ता आहिस्ता जल्दी इसके साथ कह रही थी, जिस पर पहले तो शारफ ने मुंह बनाया, फिर मुस्कुरा दिया। चलो बाबा, बेटा ही सही, जो भी हो बस जल्दी से आ जाए। इसके कंधे पर हाथ रखते हुए शारफ ने मुस्कुरा कर कहा था, जल्दी कैसे आएगा शारफ, अभी तो पूरे 8.5 महीने रह गए हैं। मासूमा इसकी साथ चलती मायूसी से बोली, कोई बात नहीं, हम 8.5 महीने इसका इंतजार करेंगे। तुम्हें भी अपनी केयर करनी होगी, ताकि हम इसे बता पाएं कि हम इसके आने से पहले इसका इतना ख्याल रख रहे थे। ऑफ कोर्स मैं अपना बहुत ख्याल रखूंगी, सिर्फ तुम्हें ही प्यार नहीं है अपने होने वाले बच्चे से। मासूमा ने फौरन जवाब दिया, वेरी गुड। वैसे गाड़ी का दरवाजा खोलता जेब से फोन निकालकर तेजी से मैसेज टाइप करने लगा था। अब तुम क्या करने लगे हो? इसे फोन पर मसरूफ देखकर मासूमा ने पूछा था। अरे कुछ नहीं, बस हिजर और लैला को रात अपने घर पर डिनर के लिए इन्वाइट कर रहा हूँ। अब अपनी खुशी अपनों के साथ ही तो मनाऊंगा ना। यारम को भी फोन करता हूँ। हिजर को मैसेज करने के बाद वो यारम को फोन करने लगा, जबकि मासूमा मुस्कुराते हुए इसके कंधे पर सर रख चुकी थी।
में आने वाली पहली खुशी थी, जिसे लेकर वह दोनों ही बेहद खुश थे। दुनिया में औलाद का एहसास ही दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। यारम उठ जाए ना, कितना सोएंगे? वो इसका किंदा खिलाती बेसारी से बोली। सोने दो ना रुख, यार थक गया हूँ मैं। वो आंख दबाता शरारत से बोला तो रुख शर्मिंदा होते हुए पहले सर झुकाया और फिर इसके कंधे पर जीत लगाई थी। बहुत बदतमीज हैं आप, मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे। वह इसके करीब से उठकर जाने लगी तो यारम ने इसका बाजू पकड़कर इसे खुद पर गिराते हुए इसे अपने बाजू में कैद कर लिया था। अब कौन सी बदतमीजी कर दी मैंने? ज्यादा प्यार भी नहीं करने दिया तुमने, और अब भी नहीं करने दे रही हो। वह इसकी थोड़ी को पकड़ते हुए इसके लबू पर मीठी सी जुसारत करने ही वाला था कि रुख ने इसके लबू पर हाथ रख दिया। बस बहुत हुआ यारम, उठे और चले, मुझे बाहर लेकर जाए, यहाँ कैद होने के लिए नहीं आई मैं। वो आइसलैंड की बहन को हर तरफ से देखना है, प्लीज चलें। वो मिन्नत करते हुए बोली थी। रुख मेरा बच्चा, रात के 10 बज रहे हो, यहाँ के कुछ असूल हैं। हम रात को बाहर नहीं जा सकते, और अगर जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? ये इलाका शहर से थोड़ा फासले पर है और दूर दूर तक सवाई जंगल के और कुछ भी नहीं है। सवाई यहाँ से थोड़े फासले पर एक बड़ी पहाड़ी है, लेकिन वहां पर भी एक क्लब है जहाँ का माहौल तुम्हें हरगिज पसंद नहीं आएगा। गैर मजहबी माहौल है, तुम्हें पसंद आने की कोई चांस ही नहीं है। वहां पर शराब सिगरेट जुआ सब कुछ चलता है। मेरा नहीं ख्याल कि तुम वहां जाना पसंद करोगी। यारम ने तफसील से बताया तो रुख ने मुंह बना लिया था। यहाँ करीब करीब ही घूमकर वापस आ जाएंगे ना, प्लीज चले ना। रुख मासूम से शक्ल बनाकर बोली तो यारम को मानना ही पड़ा था। ठीक है चलो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, यहाँ जूतों की आवाज पैदा करने की भी इजाजत नहीं है। ये ना हो कि अभी होटल से निकले और सुबह जेल से मिले। यारम मैं कभी जेल नहीं गई, लगे हाथ वो भी देख लेंगे। वह मासूमियत से आंखें पटपटाती हुई बोली थी। यारम के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट खिली थी, जबकि रूह जल्दी से इसके डिंपल पर बोसा देती फिरती से इसके करीब से उठना ही चाहती थी कि यारम ने इसे पकड़ लिया और फिर जरहाना अंदाज में इसके लबों पर झुकते हुए शिद्दत से भरपूर बोसा लिया। ऐसे किया जाता है प्यार? वो शरारत से आंख दबाता भरपूर मुस्कुराहट के साथ बोला था। मुझे नहीं सीखना आपका जरहाना प्यार। वो मुंह बनाती बाहर की तरफ कदम भराने लगी थी। लेकिन मुझे सिखाना है, यारम इसके पीछे ज्यादा शरारत से बोला था। अरे कहा ना नहीं सीखना, वैसे घूर कर बोली। पर मैंने कहा ना कि मुझे सिखाना है। अपनी निकम्मी बीवी को इसके पीछे पीछे चलता अपने कमरे का लॉक करते हुए बोला था। तो रुख ने तेजी से कदम उठाती सीढ़ियों की जानिब जा चुकी थी। उफ कितनी जल्दी है इस लड़की को बाहर जाने की, वरना फिर मैं सर हिलाता सीढ़ियां उतरने लगा। जब रूह को आखिरी सीढ़ी पर कुछ हैरान सा खड़े देखा था। क्या हो गया है जाने मन, यहाँ क्यों रुक गई हो? यार मैंने अभी अभी इस किडनैपर को यहाँ देखा था। दुबई में शनु को अगवा करने वाला था, इसने जल्दी से बताया था। रुख मैंने कहा था ना, हो सकता है वो कोई किडनैपर हो, जरूरी तो नहीं कि वो शनु को अगवा ही करने वाला हो। ये भी तो हो सकता है कि कोई और हो। खैर छोड़ो, चलो बाहर चलते हैं। चलो रिसेप्शन से गाड़ी की चाबी भी लेनी है। वो इसके कंधे पर हाथ रखते इसे अपने साथ ले गया था। रुख ने फिर एक नजर दोबारा पीछे की तरफ देखा था, लेकिन यारम नहीं चाहता था कि वो कहीं भी और देखे। इसका ध्यान तो सिर्फ अपने यारम पर होना चाहिए था। इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने करीब करते हुए यारम ने इसे इस बात का एहसास भी दिलाया था, जबकि रुख इसे घूरते हुए बेसाख्ता मुस्कुराई और उसके साथ चल दी थी। यार हम क्या यूं ही चलेंगे इतने आहिस्ता आहिस्ता? वो बहुत स्लो गाड़ी चला रहा था ताकि किसी किस्म की कोई आवाज पैदा ना हो, इसके हाथों की किसी किस्म का कोई कानून न टूटे। लेकिन वो तो इसकी स्लो स्पीड पर हैरान थी। हाँ हम ऐसे ही जाएंगे क्योंकि यहाँ के कानून बहुत सख्त हैं, यारम ने दोहराया था। तो रूख ने मुंह बना लिया। यारम ये सफर मेरी जिंदगी का सबसे बोरिंग सफर बना रहे हैं आप। इस तरह से चुपचाप बिल्कुल भी खामोश और इतने आहिस्ता, इसे कम से कम यारम से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें पता है जाने मन, जब दो मोहब्बत करने वाले सफर पर निकलते हैं ना, वो रास्ते या गाड़ी की स्पीड को नहीं देखते, बल्कि एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे में खो जाते हैं। वो एक दूसरे के अलावा किसी और से बात करना पसंद ही नहीं करते, किसी और के बारे में सोचना भी पसंद नहीं करते। तुम क्या बेकार में कभी रस्तों पर तो कभी गाड़ी की स्पीड पर गौर कर रही हो? वह इसका हाथ थाम कर चूमते हुए बोला था। तुम्हें तो चाहिए कि तुम अपना सारा ध्यान मुझ पर लगाओ, मुझे सोचो, मुझे तुम देखो, तुम आगे पीछे की चीजों पर ध्यान नहीं दो। अगर तुम इन सब चीजों में बिजी हो जाओगे तो क्या फायदा इस लॉन्ग ड्राइव का, जब मेरा पार्टनर ही मेरे साथ खुश नहीं है? यारम ने इसे देखते हुए इस अंदाज में कहा कि रूह शर्मिंदा हो गई थी। नहीं यारम, मैं तो बहुत खुश हूँ आपके साथ। अगर मैं ये तो कह रही थी कि क्या आपने कभी इतनी आहिस्ता गाड़ी ड्राइव की है, और ना ही हमने कभी ऐसा सफर किया है जिसमें इतनी कम बातें की हूँ। हाँ डार्लिंग, ये तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम आहिस्ता और कम बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुमने दोनों शीशे खोल दिए हैं। इसे मुमकिन है आवाज बाहर जाए और कोई असूल टूटे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यारम आप डॉन है, द डेविल, आपके सामने ये सब कुछ क्या अहमियत रखता है? वैसे देखते हुए याद दिलाने लगी। यारम मुस्कुराया। मैं खुद असूलों पर चलने वाला बंदा हूँ। मुझे रूल तोड़ने वाले लोगों से उलझन होती है। लोग हमारे बनाए हुए असूलों पर अमल करते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम इनके बनाए हुए असूलों को मद्देनजर रखें, इनके असूलों का एहतराम करें। यारम ने मुस्कुराकर इसे अपनी बात का मतलब समझाया था। रूही इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यारम, जिस तरह से हम खुद असूल बनाते हैं और चाहते हैं कि सब इसकी पैरवी करें, हमें दूसरों के असूलों को भी इसी तरह से पैरवी करनी चाहिए। अगर हमें ये मान है कि लोग हमारे असूलों पर चलेंगे तो पहले हमें भी किसी के असूलों पर चलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी गाड़ी की स्पीड बहुत कम है। इसकी बात की ताकीद करते हुए वो फिर से बोले तो यारम बेसाख्ता मुस्कुरा दिया था। हाँ जानू, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। 5 किलोमीटर का सफर मुझे भी बहुत लंबा लग रहा है। इनका इरादा पहाड़ी की तरफ जाने का था और फिर वही थोड़ी देर एक दूसरे के साथ वक्त गुजार कर वापस आ जाने का था, लेकिन ये सफर इनके लिए बहुत लंबा साबित हो रहा था। जगह जगह बोर्ड लगे थे कि गाड़ी की स्पीड कम रखी जाए और आवाज पैदा करने से गुरेज किया जाए, और रात के इस वक्त इन सड़कों पर निकले ही नहीं, जंगल
और रात के वक्त इन सड़कों पर नहीं निकले, जंगल खतरनाक है और ऐसे ही नस्लों की पैरवी करते हुए आगे की तरफ सफर करना भी अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम था। रूह बाहर की जानिब देख रही थी जहाँ सवाई अंधेरे के कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जब अचानक यारम ने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी थी। क्या हुआ यारम, अपनी गाड़ी की स्पीड अचानक तेज क्यों कर दी? इससे आवाज पैदा हो सकती है। रुख ने फौरन कहा था, यहाँ जंगली जानवर हैं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। रुख, ये हम पर हमला कर सकते हैं। अगर तुम गाड़ी का शीशा बंद कर सकती हो तो हमारे लिए आसानी होती, लेकिन इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए मैंने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। यारम, वो क्या है जो अभी यहाँ से निकला? इसकी बात को काटते हुए रुख ने अपनी गाड़ी के सामने से किसी तेज चीज को निकलते हुए देखा जो सफेद रंग की थी। वो सफेद चीता था। ये दुनिया में बहुत कम है, लेकिन स्विट्जरलैंड के जंगलों में ये बहुत है, या यूं कह लो कि स्विट्जरलैंड का जंगल इनका असल घर है। एक वक्त था कि जब ये दुनिया से खत्म हो गए थे, फिर न जाने कितने सालों के बाद इन्हें स्विट्जरलैंड के पहाड़ों पर पाया गया था। फिर ये लोग इनकी नस्ल की हिफाजत करते हैं, ये बहुत नायाब होते हैं, इनमें इतनी ताकत होती है कि वो एक ही बात से अपने शिकार को खत्म कर देते हैं। यारम ने तफसील बताते हुए इसे डरा दिया था, लेकिन इसकी कोई बात झूठ नहीं थी और रुख को डराने का भी इसका कोई इरादा नहीं था। वो तो बस रूह इसे जो भी सवाल पूछती थी वो इसका सही जवाब दे देता था, लेकिन इस बार इसे सच बताकर थोड़ा पछता रहा था, क्योंकि रूह बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुकी थी जब अचानक इसने एक सफेद चीता सड़क पर भागते हुए इसकी तरफ आता देखा था। घबराओ मत रूह, कुछ नहीं होगा, वो इस तरह से हमला नहीं करते। यारम ने इसे समझाना चाहा था, लेकिन इस चीते को इस तरह से बता देकर रूह ने फौरन यारम के सीने में अपना मुंह छुपाया था। बर वक्त यारम अगर गाड़ी ना संभालता तो कुछ भी हो सकता था। यारम, वापस चले, मुझे आगे कहीं नहीं जाना, वो घबराकर बोली। तो इस संगीन सिचुएशन में भी इसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट खिली थी। रूह, अगर तुम इस तरह से मेरे साथ लगी रहोगी तो गाड़ी चलाने के बजाय मेरी नीयत बुरी तरह से खराब हो जाएगी, जो कि हो रही है, और फिर हम दोनों इस सफेद चित्तू का डिनर बन जाएंगे। यारम ने शरारत से इसके कान में सरगोशी की, जबकि इसके इस तरह से गाड़ी संभालना एक मुश्किल तरीन काम था। और इसकी पूरी बात सुनने के बाद रूह इसके सीने से जरा सा मुंह निकालकर एक बार फिर से सामने सड़क को देखते हुए सीधी हुई थी और गाड़ी का शीशा आधे से ज्यादा बंद कर लिया। आई एम सॉरी यार, मुझे जिद नहीं करनी चाहिए थी, हमें इस वक्त बाहर निकलना ही नहीं चाहिए था। सॉरी यार, मेरी वजह से हम यहाँ इतने खतरनाक जानवरों के बीच आ गए। आप गाड़ी वापस मोड़े, हम वापस होटल चलते हैं। रात तो रात, यहाँ तो दिन कभी नहीं आए, हम वापस चलते हैं। वो काफी खौफजदा इससे कह रही थी। मेरा बच्चा इतनी सी बात पर डर गया। हम वापस तो चलेंगे रुक, लेकिन यहाँ से गाड़ी मोड़ने का कोई रास्ता नहीं है, हमें थोड़ा और आगे जाना होगा। वो नरमी से इसके गाल पर हाथ रखकर समझाने वाले वो अंदाज में बोला था, तो रूह खौफ से इसका बाजू थमकर कभी सड़क की जानब देखती तो कभी इसकी जानिब। वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा पछता रही थी, इसलिए यारम के साथ इस तरह की खतरनाक जगह क्यों आई थी। ये कोई इसका मुल्क थोड़ी था जहाँ जब दिल चाहे वो मुंह उठाकर चलती। इस जगह के कुछ असूल थे और ये जगह बहुत खतरनाक भी थी। इसने अपनी वजह से यारम को भी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था, जिसका इसे बहुत ज्यादा अफसोस था। यहाँ कुछ भी हो सकता था। यारम इसकी हर जिद पूरी करता था, इसका ये मतलब नहीं था कि वो इसकी नरमी का नाजायज फायदा उठाती, लेकिन अब तो गलती हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी यारम एक बार फिर ये बात भी जताई नहीं थी कि लेकिन इसके बाद भी यारम ने एक बार भी ये बात नहीं जताई थी, बल्कि वो तो बहुत मोहब्बत से ट्रीट कर रहा था। यारम प्लीज, आप भी अपनी तरफ का शीशा बंद कर लें, मुझे डर लग रहा है। वो शीशा को खुला देकर बोली थी। हाँ मेरा बच्चा, मैं अभी बंद कर देता हूँ, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यारम ने बहुत नरमी से कहा, जब अचानक कोई चीज भागती हुई इनकी गाड़ी की साइड से टकराई थी। वो सफेद चीता ही था। इसके बेसाख्ता चीख बुलंद हुई और उसके साथ ही यारम से चिपक गई थी, लेकिन यारम ने गाड़ी रोकी नहीं। अब भी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही थी और अब थोड़ा सा मजीद आगे जाने के बाद अब गाड़ी मोड़ने की जगह मिलते ही इसने गाड़ी मोड़ लेनी थी। जान, अब कोई जानवर नहीं है। यारम ने सरगोशी की। पता नहीं दुनिया के सारे खतरनाक जानवर हमारे पीछे ही क्यों पड़े हैं। पहले आइसलैंड में वो इंसान माँ पता नहीं क्या चीज थी, और अब ये सफेद चीता। हम आइंदा कहीं नहीं जाएंगे, अपने घर पर ही रहा करेंगे दुबई में। मुझे जाना ही नहीं है कहीं पर भी। इससे तो बेहतर दुबई है, जहाँ हम पर सुकून होकर रह सकते हैं। वहाँ के जंगलों में कोई जंगली जानवर नहीं होता, इससे तो बेहतर वही जगह है। रुक ने इसकी तरफ का शीशा भी बंद देकर अब मतमीन अंदाज में कहा था। हाँ हाँ रू मेरी जान, वहां पर भी बहुत जंगली जानवर हैं। तुमने दुबई देखा ही कहाँ? जब देखोगी तब पता चलेगा ना। है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब तक मैं हूं तुम्हें आंच भी नहीं आएगी। रुख, तुम यारम कासमी की रगों में खून बनकर दौड़ती हो। अपनी आखिरी सांस तक हिफाजत करूंगा तुम्हारी। मेरे होते हुए तुम्हें डरने या घबराने की हरगिज़ जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो नरमी से समझाते हुए मुस्कुराकर बोला था। आई एम सॉरी यार, मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ ऐसा कुछ होगा, मुझसे गलती हो गई, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आइंदा कभी ऐसी जिद नहीं करूंगी। वो मासूमियत से बोली थी। मुझे पता है मेरी जान, तुम्हें पता नहीं था, वरना मेरी रुख चाहे जिद नहीं करती, लेकिन तुम्हें बार बार सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस जगह से पूरी तरह से नावाकिफ हो, और अब तो हम वापस जा रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह गाड़ी दोबारा से होटल के रास्ते पर डालता हुआ बोला था। रास्ता पहाड़ी की चारों तरफ घूम रहा था, जिससे नीचे मौजूद होटल साफ नजर आ रहा था, जिसमें बेशुमार रोशनियां जल रही थी, लेकिन अब भी वो काफी फासले पर थे। इसके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि होटल के एरिया के करीब भी इतने जंगली जानवर मौजूद होंगे।
होटल में वापस आने के बाद इसने कसम खा ली थी कि रातों रात वो दिन में भी कभी बाहर नहीं निकलेगी जब तक वो वापस नहीं चले जाते। यारम इस कदर परेशान हो रहा था, वो तो इसे खुश रखने यहाँ आया था और यहाँ वो इतनी ज़्यादा खौफज़दा हो चुकी थी। वह भी सफ़ेद चीतों से, जो कि चीते की सबसे मासूम नस्ल होने के साथ-साथ सबसे खतरनाक नस्ल भी थी। लेकिन स्विट्ज़रलैंड के लोगों के लिए ये इतना खतरनाक नहीं था कि एक ऐसा जानवर था जिसके साथ छेड़खानी के बाद वो हमला कर रहा था, वरना किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता था। अपने आप से ही मतलब रखता था। होटल के इतने करीब होने के बावजूद भी जंगली जानवरों ने कभी होटल के लोगों पर हमला नहीं किया था। स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत इन्हें पसंद करती थी, यहाँ तक कि जंगल में बहुत सारे हिफाजती इंतजामात भी किए गए थे ताकि जंगल में रहने वाले जानवरों को कोई मसला ना हो। यहाँ पर जानवरों को रखने के लिए भी कुछ असूल थे। अगर यहाँ पर एक जानवर को पालतू जानवर के तौर पर पाला जाए तो ये लोगों को असूल था कि वो एक नहीं बल्कि दो होंगे। मतलब कि जोड़ी की सूरत में यहाँ के लोगों को अकेला जानवर पालने की इजाज़त नहीं थी। इन लोगों के ख्याल से इस तरह से अकेला जानवर खुद को तनहा महसूस करता था, इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जोड़ी की सूरत में ही जानवर रखने की इजाज़त थी। ये भी इन लोगों के असूलों में शामिल था। इसीलिए तो वो छोनू को यहाँ नहीं लाया था। रुकी इतनी जिद के बावजूद भी इसने इसकी बात को नहीं मानी थी, क्योंकि वो किसी भी जगह के असूल नहीं तोड़ना चाहता था। वो खुद असूल रखने वाला इंसान था, इसे असूल तोड़ने वाले लोग खुद भी पसंद नहीं थे। ऐसे में इसका किसी जगह का असूल तोड़ना इसकी शान के खिलाफ था। सुबह होते ही यारम हमने इसे एक बार फिर से चलने के लिए कहा था। नहीं यारम, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें जितने दिन रहना है यहीं पर रहते हैं और फिर वापस चलते हैं। मेरी जान, क्या हो गया है तुम्हें? हम यहाँ घूमने फिरने आए हैं और मैंने तुम्हें बताया था कि वो जानवर इतने खतरनाक नहीं जितना कि तुम समझी हो। नहीं यारम, वो जानवर बहुत खतरनाक था। वो चीता था और चीते मासूम नहीं होते, चीर फाड़ कर ही दम लेते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं पर रहना है। और खबरदार जो आप भी कहीं पर बाहर निकले, अगर मुझे पता होता कि ये जगह इतनी खतरनाक है तो मैं कभी यहाँ नहीं आती। अच्छा बाबा, हम इस तरफ नहीं जाएंगे, हम दूसरी किसी जगह घूमने चलते हैं। अब तुम्हारा सफर बोरिंग भी नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। हम बहुत इंजॉय करेंगे। यारम ने इसका चेहरा हाथों में थामते हुए कहा। तो रुख को मारना पड़ा था। ठीक है, फ्रेश होकर चलती हूँ, लेकिन वादा करें हम इस तरफ नहीं जाएंगे। रुख ने फिर से यकीन दहानी चाहिए थी। यारम ने हाँ में सर हिलाते हुए से यकीन दिलाया, जिसके बाद वो इसके लबूक पर झुका हल्की से जुसारत कर गया था, जिसका रुख ने बुरा नहीं मनाया था। और रुख फाइनली तैयार होकर होने चली गई थी। वो नहाकर बाहर निकली तो यारम यहाँ पर नहीं था। यकीनन रिसेप्शन से चाबी लेने के लिए गया होगा। यहाँ के होटलों के भी अजीब असूल थे। अपनी गाड़ी लाना बिल्कुल अलाउड नहीं था। जहाँ भी जाना हो होटल की गाड़ी में जाना था। वहाँ ड्राइवर भी मौजूद था, अगर चाहें तो इसे लेकर जा सकते थे। और अगर इनके मेहमान प्राइवेसी चाहते थे तो वो खुद गाड़ी ड्राइव कर सकते थे, बस इनके पास लाइसेंस होना चाहिए। और यारम को अपनी प्राइवेसी बेहद अजीज थी। वो खिड़की पर खड़े यारम का इंतजार करने लगी। जब बाहर की जानिब जाते रास्ते पर इसे फिर से वही काल वाली लड़की नजर आई थी, लेकिन इस वक्त वो काफी परेशानी से किसी की मिन्नतें कर रही थी। वो हाथ जोड़ रही थी, बुरी तरह से रो रही थी, जबकि दूसरा शख्स इसके तरफ पीठ किए खड़ा था। जैसे वो पहचान नहीं पाई थी, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब इसने इस लड़की को थप्पड़ मारा, वो इस लड़की का चेहरा भी देख चुकी थी। ये तो वही था जो दुबई में इससे मिला था, और फिर कल रात भी तो रुख ने इसे देखा था। वो इस लड़की को क्यों मार रहा था? भला इसके साथ इसकी क्या दुश्मनी थी? वो इसके साथ इतना जारहाना सलूक क्यों कर रहा था? वो इसे देख रही थी जब अचानक दरवाजा खुला और यारम अंदर दाखिल हुआ था। चलो जान, मैं तुम्हें स्विट्जरलैंड की एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर लेकर जाने वाला हूँ। वो मुस्कुराता हुआ इसके करीब आया था। यारम इस तरफ देखे, वो किडनैपर, जो शायद किडनैपर नहीं होगा, वो लड़की को मार रहा है। वो इसका हाथ थामे तेजी से खिड़की की तरफ आई थी, लेकिन ये क्या? जैसे ही यारम ने बाहर देखा, वो लड़की इसके गले लगी बड़ी बेबाकी और खुशी का इजहार कर रही थी। रुक बेबी, गंदी बात, ये तुम क्या देख रही हो? वो हस्बैंड वाइफ रोमांस कर रहे हैं, वो तो जहाँ चुप चुप कर, और तुम यहाँ चुप चुप कर इनको देख रही हो। कितनी गलत बात है। रुख इसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होते देखकर यारम ने शरारत से कहा, तब वो उसे घूर कर रह गई। नहीं यारम, वो दोनों ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहे थे। वो लड़का इस लड़की को मार रहा था, मैंने खुद देखा था। इसे मारते हुए रुख ने यकीन दिलाते हुए कहा, इसे खुद समझ नहीं आई थी कि अचानक हो क्या गया है। अभी तो वो लड़का इतना गुस्सा कर रहा था इस पर, यहाँ तक कि बेदर्दी से इसके मुंह पर थप्पड़ तक मारा था, और अब कैसे अपने गले से लगाए, शायद बहला रहा था या मना रहा था। लेकिन लड़की के चेहरे पर खुशी थी। रुख, हमें क्या मतलब है कोई क्या कर रहा है? वो दोनों रोमांस कर एक दूसरे को जान से मार डाले, हमें इनसे भला क्या लेना देना? हमें तो बस अपना हनीमून टूर को खुशगवार बनाना है। इसके हाथों को अपने लबों के करीब लेकर जाते हुए यारम ने मोहब्बत से कहा, उसकी उंगलियों को चूमकर इसका हाथ हमें बाहर चलने का इशारा किया था। वैसे यारम, हम कहाँ जा रहे हैं? अपना स्कार्फ सेट करते हुए रुख से पूछने लगी, जबकि डार्क ब्लू स्कार्फ में इसका हसीन चेहरा किसी परी से कम नहीं लग रहा था। यारम मदहोश था, इसके लबों पर झुकते हुए इसके लबों को चूम गया था। रुख हैरत और सदमे की कैफियत में इसे देखने लगी। वो तो इससे आम सा सवाल कर रही थी, और यहाँ पर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। अब कभी नहीं सुधर सकते। वो गुस्से से पैर पटकती बाहर निकल गई थी, जबकि अपनी बेख्तियारी पर वो अपने बालों पर हाथ फेरता मुस्कुराते हुए इसके पीछे ही कमरे से निकला था। तुम बाहर रुको, मैं चाबी लेकर आता हूँ। इसके चेहरे को नरमी से छूते यारम मुस्कुराकर रिसेप्शन की तरफ चला गया था, और रुख हाँ में सर हिलाती बाहर चली गई थी। बाहर इसे वही लड़की ग्रीन कलर की शॉर्ट सी ड्रेस में खड़ी नजर आई थी। शायद वो किसी का इंतजार कर रही थी, शायद इसी का जो कल रात इस लड़की को मार रहा था, क्योंकि बाद में भी ये लड़की इसके गले लगी हुई थी। वो इसे नजरअंदाज करती
अपने यारम का इंतजार करने लगी, जबकि वो लड़की एक नजर से देखकर इसकी तरफ चली आई थी। तुम पाकिस्तान से हो ना? वो उर्दू में कहती से महातब थी। ये पहली लड़की थी जो यहाँ इस तरह से उर्दू बोलती नजर आई थी। मैं पाकिस्तान से हूँ, रुख ने जवाब दिया। वो आदि बरहना लड़की से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन खुद इसके करीब चलकर आई तो इसे इग्नोर ना कर सकी थी। वाह यार, मैं बहुत ख्वाहिश है पाकिस्तान आने की। पाकिस्तान में कहाँ से हो तुम? वैसे मेरा नाम खुशी है और तुम्हारा बस से फ्री होने की कोशिश कर रही थी। कम अज कम रूह को तो ऐसा ही लगा था। मेरा नाम रूह यारम काजमी है। वैसे तो मैं मुल्तान से हूँ, लेकिन मेरा शोहर दुबई से है और मैं भी इनके साथ दुबई में ही रहती हूँ, रूह ने इसे जवाब देते हुए कहा था। मेरा बॉयफ्रेंड भी वहाँ होता है और मैं यहाँ से इतनी दूर। वो मायूसी से कहती इसे मजीद बताने लगी थी, जबकि लफ्ज बॉयफ्रेंड पर रूह का मूड ऑफ होने लगा था। वैसे भी इस लड़की से मिलकर इसे खास खुशी नहीं हुई थी और बॉयफ्रेंड का मतलब तो वो बहुत अच्छे तरीके से समझती थी। ऐसा रिश्ता जिसका कोई वजूद ही नहीं होता। और यारम की नजर में इसका मतलब तो वाइफ था, बल्कि वो वाइफ को गर्लफ्रेंड से बेहतर कहता था। जो तो वाइफ पैसे लेकर करती थी, वो ये काम लोग मोहब्बत का नाम देकर फ्री में करते थे। इसे इस लड़की से बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये लड़की काफी बातूनी थी। तो तुम शादी कब कर रही हो? मेरा मतलब है शादी के बाद भी अपने शोहर के साथ दुबई में आ जाना, रूह ने कहा था। शादी में तो कब से तैयार हूँ, लेकिन वो अभी शादी नहीं करना चाहता। वैसे भी हमारा मजहब अलग है, इसका मजहब इसे मुझसे शादी की इजाजत नहीं देता। वो फिर मायूस होने लगी थी, जबकि रूह का दिल चाहा इस लड़की को बताया कि मजहब इस तरह से मिलने की इजाजत देता है, एक साथ रहने की इजाजत देता है, यूं न महरम रिश्ता रखने की इजाजत देता है, मगर शादी की नहीं। तो तुम इस दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ लड़की हो। लेकिन वो ये नहीं कह पाई थी। वो लड़की कोई छोटी बच्ची नहीं थी, अपना बुरा भला समझ सकती थी, फिर वो क्यों दखलंदाजी करती। अच्छा रूही, मेरी दोस्त बनो की। वो क्या है ना, मेरा कोई दोस्त नहीं है, प्लीज तुम मेरी दोस्त बन जाओ यार, मैं यहाँ बहुत बोर हो रही हूँ। वो इसके दोनों हाथ हमें इसरार करते हुए बोली, जबकि रूह तो इसके नाम से रूही सुनकर परेशान हो गई थी। ये नाम इसके लिए नया नहीं था, इस तरह से इसे कोई तो मुखातब करता था, लेकिन इसे याद नहीं था कि कौन था। लेकिन जो भी था इसे बहुत अजीज था। मुझे रूह कहकर बुलाओ, रूह ने फौरन जवाब दिया था। क्योंकि मेरा रूही कहना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? वो मायूस होकर पूछने लगी थी। नहीं तो मुझे रूही बुलाओ, मुझे खुशी होगी, रूह ने इसकी मायूसी दूर करने के लिए मुस्कुराकर कहा था। वो भी तो तुम्हें कहता है, वो बड़बड़ाई थी। कौन? रूह ने पूछा था। तुम्हारा हस्बैंड, फसल पर हाथ मारते मुस्कुराकर बोली थी। नहीं, वो मुझे मेरे नाम से बुलाते हैं, इन्हें मेरा नाम बहुत अच्छा लगता है, रूह ने फौरन जवाब दिया था। हाँ, नाम तुम्हारा बहुत प्यारा है, यूनिक सा, मुझे भी बहुत पसंद आया, लेकिन मैं अपने सारे दोस्तों को किसी न किसी निकनेम से बुलाती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा दिया हुआ नाम पसंद नहीं आया, वो मुस्कुराकर कहने लगी थी, जबकि इस बार रूह इसकी हौसला अफजाई नहीं कर सकी थी। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ खड़ी हो। पीछे से एक सर्द सी आवाज ने इन्हें पीछे देखने पर मजबूर कर दिया था। कम ऑन डार्लिंग, इनसे मिलो, ये है मेरी दोस्त रूह। अभी अभी हमारी दोस्ती हुई है, ये बहुत अच्छी है, पाकिस्तान से आई है यहाँ। और इत्तेफाक देखो, पाकिस्तान से इसका तलक मुल्तान से है, जहाँ तुम रहते हो, और अब दुबई में रिहाइश पजीर है अपने हस्बैंड के साथ। ये भी, खुशी मुस्कुराते हुए बोली थी, जब दर्क ने इसे घूर कर देखा, जैसे वो इसे आंखों से खामोश रहने का इशारा कर रहा हो। और रूह, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं हिंदू हूँ और ये मुस्लिम, इसलिए हम शादी नहीं कर सकते, लेकिन साथ तो रह सकते हैं ना। खुशी इसके पासों में हाथ डालते हुए बोली थी। हो गई तुम्हारी बकवास खत्म? वो गुस्से से इसका हाथ झटकते हुए इसे घूर कर देखते हुए बोला था। आपसे मिलकर खुशी हुई, वैसे हम दुबई में भी एक बार मिल चुके हैं। वो इसे घूर कर रूह की जानिब मुतवज्जो हुआ तो रूह ने हाँ में सर हिलाया था। जी, आप मेरे डॉगी से बात कर रहे थे शॉपिंग मॉल में, रुख ने फौरन कहा था। मासूमा को जानती होंगी आप, वो आपकी दोस्त है, ये डॉगी इसी के पास था और तब मेरी इसके साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, बस इसीलिए मुझे देखकर मेरे पास आ गया। मैं और मासूमा एक ही बिल्डिंग में बिल्कुल आमने सामने रहते हैं। इसने तफसील से बताया तो रुख के चेहरे पर अजनबियत की जो लहर थी वो ख़त्म हुई। इसीलिए तो मैं भी सोच रही थी कि मेरा डॉगी आपके पास कैसे चला गया, जबकि वो किसी के साथ इस तरह से अटैच नहीं होता, वो सिर्फ इन लोगों से। इसीलिए तो मैं भी सोच रही थी कि मेरा डॉगी आपके पास कैसे चला गया, जबकि वो किसी के साथ इस तरह से अटैच नहीं होता, वो सिर्फ इन्हीं लोगों से मिलता है जिन्हें वो जानता हो, शायद इसीलिए आपके पास चला गया होगा, रुख ने मुस्कुराकर कहा, जबकि दर खुशी को चलने का इशारा कर रहा था। यारम ने दूर से रुख को किसी लड़की के साथ खड़े देखा। पता नहीं कौन थी वो लड़की, लेकिन काफी आजाद ख्याल थी। ये बात वो उसकी ड्रेसिंग से पता लगा चुका था और उसके चेहरे की बेजारी बता रही थी कि वो इसके साथ रुककर कुछ खास खुश नहीं है। इसीलिए वो जल्दी जल्दी गाड़ी लेकर इसके करीब जाना चाहता था। जब भी इस लड़की को किसी लड़के के साथ जाते हुए देखा कि ये लड़का कौन था, वो पहचान चुका था, लेकिन वो रुख के पास क्यों खड़ा था, इससे भला क्या कर रहा था। वो गाड़ी से निकलते हुए रुख के पास आकर रुका। क्या कह रहे थे वो लोग? यारम, वो लड़का कोई किडनैपर नहीं है, बल्कि मासूमा का पड़ोसी है। इसने अभी मुझे बताया कि वो पहले से ही जानता था, तभी तो शॉपिंग मॉल में इसके पास चला गया और हम समझे कि वो मेरे सोनू को अगवा करने वाला है। रुख सर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए इसे तफसील से बताने लगी थी। अच्छा छोड़ो, और वो इन लोगों से जितना फासला बना के रखोगे इतना ही बेहतर है। अजीब से लोग हैं, मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आए।
और जहाँ तक मुझे पता चला है ये लड़का कोई जुआ वगैरह खेलता है, मेरा मतलब है सट्टाबाज़ी करता है। इसके साथ ये लड़की भी शामिल है। होटल का मैनेजर बता रहा था कि ये लड़का काफ़ी पुरस्कार है, हमें इससे फ़ासला बनाकर रखना चाहिए। छोड़ो यार, अब हमें क्या लेना-देना, वो लड़का कैसे है और ये होटल के लोग भी ना अजीब होते हैं, किसी को भी कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं। मुझे तो लड़का ठीक-ठाक लगा, लेकिन वो दोनों एक-दूसरे के साथ रहते हैं बिना शादी, बिना निकाह के, और वो लड़की हिंदू है और वो लड़का मुसलमान है। हमारा मज़हब इजाज़त देता है ऐसा करने का। रुक, आज के ज़माने में मज़हब कौन देखता है? इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनका मज़हब क्या है। इन लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी एन्जॉयमेंट से फ़र्क पड़ता है। ख़ैर छोड़ दो इन सब चीज़ों को। जाने मन, चलो तुम्हें चाँद सितारों की दुनिया में लेकर चलूँ। स्विट्ज़रलैंड की सबसे खूबसूरत जगह तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। इसके चेहरे को हाथों में बड़े वो झुकने ही वाला था कि रुक ने इसे जगह का एहसास दिलाया कि वो हो कि वो होटल के बाहर खड़े थे और यहाँ भी यारम की बेबाकियां अरूज पर थी। हाँ, तो मैं अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूँ, किसी गैर से थोड़ी कर रहा हूँ। वो इसकी कुड़ी को नजरअंदाज करते हुए बोला था। अच्छा पापा, बस बस, अब सारी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं आपकी बीवी हूँ। चले चलना, जहाँ चलना है, और अल्लाह का वास्ता है वहां जाकर अपना ये बीवी नामा मत शुरू कर दीजिएगा। इसकी दिन ब दिन बढ़ती बेबाकियों पर रूह अच्छी खासी परेशान थी। बीवी नामा खोलने के लिए तो ही लेकर जा रहा हूँ तुम्हें अपने साथ। वो आंख दबाता शरारत से बोला तो रूह ने इसे घूर कर रह गई थी। जाने मन, रात भर ये जितना चाहे मुझे घूर लेना, तुम पर कोई पाबंदी थोड़ी है। वो उसे गाड़ी में बिठाता फिर से शरारती अंदाज में बोला था और न चाहते भी के चेहरे पर मुस्कुराहट खिली थी। आप लाइलाज हैं। वो गाड़ी में बैठकर मुस्कुराते हुए बोली। बिल्कुल गलत, मेरा इलाज तुम हो। अगर तुम ठीक से मुझे प्यार करो, ठीक से मेरा ख्याल रखो, तो मजाल है जो मैं जरा सा बिगड़ जाऊं। यारम मुस्कुरा दबाता इसके बात अपने अंदाज में ले गया था, जबकि रुको अब खामोश रहना ही ज्यादा बेहतर लग रहा था। इनका सफ़र काफ़ी लंबा हो चुका था। यारम इसे कहाँ लेकर जा रहा था इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि ये जगह इसके लिए बहुत अनजान थी। इस जगह के बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी। अब तो यारम का ही सहारा था, वो इसे जहाँ भी लेकर जाए, और यहाँ तो हर जगह यारम ही इसका सहारा था। हाँ, लेकिन तजस्सुस ज़रूर था कि इस बार वो इसे कहाँ लेकर जाने वाला है। यारम, अब तो आप बता दें कि हम कहाँ जा रहे हैं, वरना मुझे इतना मुतजस्सिस ना करें। क्या आपने कोई प्लानिंग की हुई है? प्लीज़ प्लीज़ बताएं ना मुझे, हम कहाँ जाने वाले हैं। रुख पर जोशी इंतहाई मासूमियत से कह रही थी। इसके इस मासूम अंदाज पर तो यारम को प्यार आता था। इसकी रुख सच में दुनिया से अलग थी। सब्र कर जाओ जाने मन, जा तो रहा हूँ ना, बस थोड़ा सा सफ़र और है। सब्र ही तो नहीं होता मुझसे। एक बात बताएं, हम इतना लंबा सफ़र करके जा रहे हैं, वापसी पर हमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, और फिर रात में गाड़ी भी हम आहिस्ता चलाएंगे, तो फिर वापस आते तो सुबह हो जाएगी। 3 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गए हैं हमें वहाँ से निकले हुए, और आप हैं जो मुझे बता भी नहीं रहे। डार्लिंग, तुम्हें किस बेवकूफ़ ने कहा कि हम आज वापस आने वाले हैं? अब तो वापसी सुबह ही होगी, और तुम्हें वहाँ लेकर जाने में इतनी मेहनत लग रही है, तो तुम्हें मेरी मेहनत का इनाम भी तो देना होगा ना। और इनाम देते हुए एक रात तो लग ही जाती है। ये इंतहाई बेबाक और शरारती लहजा पिछले एक माह में यारम का ये अंदाज इसने बेहद मिस किया था। हाँ, लेकिन अब इसका ये अंदाज इसे अच्छी खासी तब चला रहा था। इस बंदे को किसी जगह का लिहाज नहीं है। इसे कोई फ़र्क नहीं पता था कि लोग इन्हें देख रहे हैं, इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। इसे तो बस अपनी रुख चाहिए थी, और इसकी बेबाकियों पर अगर वो एतराज़ उठाती तो यारम के पास एक मजबूत जवाब था, जिसके सामने इसे खामोश होना ही पड़ता कि तुम मेरी बीवी हो, मेरा हक है तुम पर। लोग कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले या हमारे बारे में कुछ भी सोचने वाले, और तुम्हें भी कोई हक नहीं किसी और के बारे में सोचने का। बस मेरे बारे में सोचो, पूरी दुनिया को नज़रअंदाज कर दो, और यही एक वाहिद काम था जो रूह से नहीं होता था। हाँ, नज़रअंदाज करने में तो यारम माहिर था। वो एक रूह के अलावा पूरी दुनिया को नज़रअंदाज कर सकता था, क्योंकि रूह के अलावा किसी और से कोई मतलब ही नहीं था। अगर इसे ज़िंदगी में किसी चीज़ की चाहत थी, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रूह थी। इसकी मोहब्बत थी, बाकी दुनिया चाहे भाड़ में। इसे किसी से कोई लेना-देना नहीं था। यारम, ये कौन-सी जगह है? यहाँ तो अंधेरा हो गया है। वो गाड़ी से निकलकर कहने लगी। इसे यहाँ अच्छी खासी ठंड लग रही थी। जब यारम ने गाड़ी की पिछली सीट से एक रेड कलर का जैकेट उठाकर इसे दिया था। ये किसका है? रूह ने फ़ौरन पूछा था। तुम्हारे लिए लाया था। मैं जानता हूँ यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। जल्दी से पहनो इसको, फिर चलते हैं। यारम ने कोट इसकी जानिब बढ़ाया तो रूह ने फ़ौरन थाम कर पहन लिया। सर्दी बहुत ज़्यादा थी। आपने तो कुछ भी नहीं पहना, आपको सर्दी लगेगी ना? रूह ने फिक्रमंदी से कहा तो यारम मुस्कुरा दिया था। मेरा सर्दी का हाल वहां जाकर निकाल लेना। वो शरारत से मुस्कुराते हुए गाड़ी से निकला। यारम, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? यारम ने जब इसका हाथ थमा तो रूह इसके साथ चलते हुए पूछने लगी थी। यह जगह शहर की आबादी से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ इतना अंधेरा है। यहाँ मोहब्बत करने वाले ही आते हैं। ये एक जजीरा है और यहाँ के स्टाफ मेंबर किसी होटल की तरह काम करते हैं, लेकिन ये होटल नहीं है, ये एक लवर पॉइंट है। मोहब्बत करने वाले यहाँ आकर मिलते हैं, लेकिन यहाँ की खास बात यह है कि कोई भी मुंह उठाकर यहाँ नहीं आ सकता। ये सिर्फ इन लोगों के लिए यहाँ आने देते हैं जो शादीशुदा होते हैं और अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए कुछ स्पेशल प्लान करना चाहते हैं। मैंने इनसे कहा कि मैं अपनी बीवी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो ये लोग मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए और कहा कि आप अपनी वाइफ को यहाँ पर लेकर आए, बाकी हम सब संभाल लेंगे।
बस फिर मैं अपनी प्यारी सी बीबी को यहाँ ले आया। अब चलकर देखते हैं कि लोगों ने क्या किया है। सब कुछ तो ठीक है यारम, लेकिन ये लोग खुद कहाँ हैं? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है हमारे अलावा। पहाड़ के बीचों बीच बनी सीढ़ियाँ ऊपर की जानिब जा रही थी और सस्ते पर रोशनी के बड़े-बड़े लाइट बल्ब्स लगाए गए थे। रूह इस पर चलते हुए अपने आप को किसी परी की तरह महसूस कर रही थी। बेहद हसीन सीढ़ियाँ और सीढ़ियों के दोनों तरफ लगे फूल जो इस तरह से लगाए गए थे कि यूँ महसूस हो रहा था कि फूल इनके कदमों में पड़े इन्हें वेलकम कर रहे हैं। डार्लिंग, वो लोग अपना काम करके जजीरे की दूसरी जानब जा चुके हैं ताकि हमें किसी भी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। यारम की बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए मजीद जीने चढ़ने लगी, लेकिन सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते रूह की सांस फूलने लगी थी। शायद ये सीढ़ियों का सफर अभी इसके लिए बहुत ज्यादा था। यारम ने इसकी परेशानी को महसूस करते हुए इसे अपनी बाहों में उठाया था। यारम, मैं चली जाऊंगी, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। रूह ने फौरन कहा था, मैं तुम्हारी मुश्किल आसान करने के लिए तुम्हें नहीं उठा रहा, मैं तो तुम्हें अपने बेहद करीब महसूस करने के लिए उठा रहा हूँ। इन सीढ़ियों से ज्यादा तो मेरी बाहों में सूट करती हो। यारम मुस्कुराकर कहते हुए इसे शर्माने पर मजबूर कर गया था और इसकी शर्मीली सी मुस्कुराहट यारम के डिंपल्स गहरे कर गई थी। सीढ़ियां चढ़कर वो इसे पहाड़ी की चोटी पर ले आया था जो बेहद खूबसूरती से सजाई गई थी। एक छोटी सी शीशे नुमा जार में सफेद बेड को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। शीशे के चारों तरफ सुर्ख जाली नमा कपड़े से डिजाइनिंग की गई थी। पहाड़ की के कोने की तरफ एक टेबल लगाई गई थी जिसके आगे पीछे 2 चेयर्स थी। डिश से निकलता धुआं इस बात की गवाही था कि खाना अभी अभी लगाया गया है और इनकी खुशबू बता रही थी कि हर चीज रूह की पसंद की है। डिनर कर ले डार्लिंग, वैसे तो आज रात मेरा तुम्हें खाने का इरादा है, लेकिन मेरे ख्याल में ये फरीजा मुझे डिनर के बाद सर अंजाम देना चाहिए। इसके गाल चूमते हुए यारम इसका हाथ थामते मैं इसकी जानिब लेकर आया था। आप बेहद बेशर्म हो गए हैं यारम, आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं है। रूह ने जैसे कोई राज खोला था। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम इसका इलाज कर सकती हो। तुम्हें बस इतना करना है कि बिना किसी मज़ाहमत के अपने आप को मेरे पास आ जाना है। इससे मुझे तुम्हारे साथ किसी किस्म की बेशर्मी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा मज़ा है आपको बेशर्मी से रोकने के लिए खुद बेशर्म बन जाऊँ। वो इसे घूरते हुए बोली तो यारम गहरा मुस्कुराया था। अब इसका हल तो यही है। अब वो अभी बाज नहीं आया था। आप अपने हल अपने पास रखें, मुझे नहीं चाहिए ऐसी बेशर्मी से भरपूर हाल। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। रूह ने फौरन जवाब दिया था, मतलब कि तुम्हें मेरी बेशर्मी बर्दाश्त करनी होगी। कोई हल ना पाकर यारम वापस अपने हल की तरफ आ गया था। यारम, बहुत खराब है, आप कभी नहीं सुधर सकते। ये आखिरी लेवल है। वो उसकी मालूमात में इजाफा करने लगी। नहीं डार्लिंग, ये आखिरी लेवल नहीं है। अगर मैं आखिरी लेवल की तरफ आ गया ना तो तुम चेहरा छुपाती फिरोगी। बस कर दे यारम, खाना खाने दे मुझे। वो शर्म से सर झुकाती हुई इसे डांटते हुए कहने लगी थी, मेरी जान, मैंने कौन सा तुम्हारे हाथ पकड़ लिए हैं? ये तुम्हारे सामने खाना है, खाओ आराम से। यारम ने शरारत से कहा था, आप खामोश होंगे तो मैं कुछ खा पाऊंगी ना? वो घूर कर बोली थी, हाँ यार, हो गया खामोश, कुछ नहीं कहता मैं। कुछ कहने में रखा ही क्या है, मजा तो कुछ करने में है। वो एक बार फिर से बेबाकी से कहता इसे सर झुकाने पर मजबूर कर गया था। इस पर रूह ने इसकी बेबाकी का कोई जवाब नहीं दिया था, बल्कि सर झुकाए खाना खाने लगी। इससे मुकाबला करना आसान नहीं था। इसने बेशर्मी में पीएचडी करके रखी थी। डिनर के बाद वो एक बार फिर से इस हसीन नजारे को देखने लगी। दूर दूर से रोशनियां सी नजर आ रही थी, जैसे कोई शहर बसा हो। पहाड़ की नीचे की तरफ एक नहर बह रही थी जिसमें बेहद सितारे और नीचे की तरफ से आने वाली छोटी छोटी रोशनियों का अक्स था और आसमान पर चमकता वो वाहिद पूरा चांद जो बेहद हसीन लग रहा था। रूह ने महसूस किया कि नीचे की जानब सिर्फ रोशनी इन छोटी छोटी लाइट्स की वजह से या सितारों की वजह से नहीं है, बल्कि वो छोटे छोटे सितारे तो उड़ रहे हैं। इसने पीछे की जानब यारम को किसी को इशारा करते हुए देखा था। यारम, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ आकर देखे, वो सितारे चल फिर रहे हैं। दूरी की वजह से वह इस चीज की वजह नहीं समझ पा रही थी, लेकिन यारम को इस तरह किसी को इशारा करते देखकर हैरान जरूर हुई थी। जाने मन में यहीं पर हूँ, आ तो रहा हूँ, यहाँ शायद लाइटिंग की गई हो और इसे लाइट हिल रही होगी, इसीलिए ऐसा महसूस हो रहा है। बस के पीछे आते हुए कहने लगा तो रुक ने नाम में सर हिलाया था, नहीं वो कुछ और है, वो जुगनू है। हाँ, वो जुगनू है यारम, देखे पानी के करीब वो सब जुगनू ही हैं जो इस तरह से चमक रहे हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं, मैंने कभी इतने सारे जुगनू को इस तरह से चमकते हुए नहीं देखा। माशाल्लाह, कितना खूबसूरत नजारा है। मेरे अल्लाह की हसीन कुदरत, सुभान अल्लाह। इस जगह को देखे, कितनी प्यारी है ये जगह। शायद यही वो जगह है जिसके लिए कहा जाता है कि चांदनी जमीन पर उतरती है। वो हसरत भरी नजरों से इस जगह का दीदार करते हुए चाहत से बोली, जबकि यारम का ध्यान तो सिर्फ इसके चेहरे पर था। मेरी चांदनी तो रोज जमीन पर उतरती है, सिर्फ मेरे आंगन में, मुझे तो बस मेरी चांदनी से मतलब है। वो इसे अपने हिसार में लेते हुए बोला तो रूह इसके सीने पर अपना सर टिकाती इस नजारे को आंख पर कर देखने लगी थी। ये चांदनी सिर्फ आपकी है, ये सिर्फ आपके आंगन में ही उतरेगी, क्योंकि इस पर सिर्फ आपका हक है। वो मान बख्शने वाले अंदाज में बोली थी, हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा। वो इसे नरमी से अपने हिसार में लेता जैसे खुद में छुपा रहा था। यारम, आप वहाँ किसे इशारे कर रहे थे, बताइए जरा मुझे। रूह को अचानक याद आया तो वो मुड़कर इसकी जानिब देखते हुए पूछने लगी थी, मैं तो किसी को इशारे नहीं कर रहा था, तुम्हें गलतफहमी हुई है। वो मुकर गया था। मुझे पक्का यकीन है कि आप किसी को इशारे कर रहे थे। वो कहाँ इसे मुकरने देने वाली थी। रुक, छोड़ो ना इन बातों को। ये देखो, 12 होने में सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं, कितनी रात हो गई है ना। वो इसे बातों में बहला रहा था। हाँ, सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं, लेकिन आपको कुछ याद ही नहीं है। वो मुंह नाकर बोली तो यारम के चेहरे की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। तुम्हें पता है, साल का सबसे खूबसूरत दिन शुरू होने वाला है। वो दिन जब मेरी रूह इस दुनिया में आई थी, सिर्फ मेरे लिए। बस के कान में सरगोशी करता इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। इसे याद था और रूह को लगा था कि वो भूल गया है। आप बहुत अच्छे हैं यारम। वो इसके सीने
में सच छुपाती लाड से बोली, जबकि यारम के इशारे पर नीचे से कुछ लोग ऊपर की जानिब आए थे। टेबल से डिनर का सारा सामान उठाकर वहां एक खूबसूरत सा केक सजाया, जिसमें एक शहजादा और शहजादी एक दूसरे के बेहद करीब खड़े शायद हाले दिल सुना रहे थे। हैप्पी बर्थडे मेरी जान, लेकिन तुम्हारी इस बर्थडे पर मैं तुम्हें नहीं बल्कि खुद को दुआ दूंगा, और अल्लाह हमेशा तुम्हें मेरे साथ रखे। तुम जिंदगी में जहां भी जाओ मुझे ही पाओ। तुम्हारी हर ख्वाहिश मुझसे शुरू होकर मुझ पर ही खत्म हो। रूह यारम का रिश्ता रूह यारम बनकर हमेशा हम दोनों के दरमियान कायम रहे। इसके माथे को चूमते हुए यारम ने इसे खुद में छुपाया था, जबकि रूह के मुंह से सरगोशी नुमा आवाज में आमीन सुमा आमीन निकलकर इसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। आ जाओ, इस केक को शहीद करते हैं। वो इसे मेज की जानब लेकर जाते हुए मुस्कुराकर बोला तो रूह खिलखिलाकर इसके साथ आई थी। यारम, मैं 12 साल की नहीं हूँ। रूह ने केक पर मौजूद कैंडल देकर मुंह बनाया था। रूह, स्टाफ के लोग थोड़े से निकम्मे हैं, या शायद तुम्हें कोई छोटी बच्ची समझ रहे हैं। वो कैंडल्स को आगे पीछे करता वाजियाह देते हुए इसे पीछे से थाम चुका था। यारम, नाइफ कहाँ है? टेबल पर छुरी भी मौजूद नहीं थी। रूह, क्या है ना, जितनी ये जगह खूबसूरत है, यहाँ के स्टाफ मेंबर शायद इतने ही निकम्मे और बुलक्कर हैं, लेकिन मैं हूं ना, फिकर नोट। अपनी जेब से ब्लेड निकालते हुए बोला तो रूह ने इसे घूरकर देखा था। यारम, मुझे छुरी लाकर दे, मैं इसके साथ नहीं काटूंगी। वो ब्लेड यारम की तरफ करते हुए बोली थी। तुम इसी के साथ केक को शहीद करोगी, क्योंकि तुम्हारा शो ये काम बहुत आराम से करता है। अच्छी बात है ना, तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। हो सकता है फ्यूचर में तुम्हें भी ये काम करने पड़े। अस्तगफिरुल्लाह यार, मैं कभी ऐसे काम नहीं करूंगी, और ना ही मुझे लोगों के पुर्जे काट कर कोई खास खुशी मिलती है। इसने फौरन जवाब दिया था। तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए रूह, ये काम बहुत मजे का है। एक बार कोशिश तो करो, बहुत मजा आएगा। आज ठीक है, कल किसी की गर्दन। वाह, यारम साफ ही से तंग कर रहा था। यारम, इंसान बन जाए, मुझसे ऐसी बातें ना करो। ना ही मुझे ये काम कर और ना ही मुझसे ये काम होते। वो सहम कर बोली तो ना चाहते हुए भी यारम का कहका बुलंद हुआ था। मजाक कर रहा था यारम, जानता हूँ मेरी रूह में इतनी हिम्मत नहीं कि ये केक मजाक कर रहा हूँ जाने यारम, जानता हूँ मेरी रूह में इतनी हिम्मत नहीं, लेकिन केक तुम्हें इसी से काटना होगा, क्योंकि स्टाफ के मेंबर हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, और मैं भी नहीं चाहता कि अब इस तरफ कोई और आए। अब तुम यहाँ सिर्फ मैं और तुम रहेंगे। यारम की जबरदस्ती ब्लेड पकड़ाने पर रूह ने मजबूर होकर केक की जानिब हाथ बढ़ाया था। यारम, शहजादा और शहजादी को कुछ नहीं होना चाहिए, हम साइड से काटेंगे। इसका हार्ट डॉल्स की जानिब बढ़ता देखकर रूह ने फौरन कहा था, कहीं शहजादे की गर्दन कट ही ना जाए। ओके बेबी, हम साइड से काटेंगे। वो इसकी बात मानते हुए बोला। केक का एक छोटा सा पीस काटकर रूह ने इसकी जानिब बढ़ाया तो वही पीस थामकर जिसने रूह के लबू से लगाया था। ये केक मीठा तब होगा जब तुम्हारी लबू की मिठास इसमें शामिल होगी। वो आराम से केक का थोड़ा सा हिस्सा इसके मुंह में डाल चुका था, और अब वो इसके लबू पर झुका। इसके लबू को अपने लबू के दस्तर में लिया वो मुकम्मल मदहोश हो चुका था, जबकि रूह इसके कॉलर को अपने हाथ में दबोचती मुकम्मल मजाहमत छोड़ चुकी थी। यारम आहिस्ता से इसके वजूद अपनी बाहों में उठाए वो इसे इस छोटे से चारनुमा कमरे में लेकर आया था। इसे बेड पर लेटाते हुए यारम ने सारे पर्दे गिरा दिए, और अब वो इसके नाजुक से वजूद को अपनी बाहों में कैद करते हुए छोटी सी लाइट को भी बुझा चुका था। अपने चेहरे के एक नक्श पर इसके लबों का लफ्ज महसूस करते हुए धीरे से मुस्कुराई थी। यारम, मेरा बर्थडे गिफ्ट। इसकी सरगोशी नुमा आवाज ने यारम की मदहोशी को तोड़ा था। पहले अपना गिफ्ट वसूल कर लूं, तुम्हारा तोहफा सुबह मिलेगा। इसके लबों पर अपने लब रखते हुए यारम ने इसके दोनों हाथ थामकर तकिए से लगाए थे, जबकि वह मुस्कुराते हुए अपना आप इसके सुपुर्द कर चुकी थी। लैला आजकल बहुत ज़्यादा बेचैन थी। कल इसने हिजर को अपनी बेचैनी की वजह बताई तो वो हंसकर टाल गया था। लैला, तुम आज के ज़माने की लड़की हो, कैसी बातों पर यकीन करने लगी हो। हाँ, आप ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन इन पर यकीन करना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी है। और रूह यारम से मेरी कल ही बात हुई है, वो दोनों बिल्कुल ठीक है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हिजर ने इसे बेफिक्र रहने के लिए कहा था। इसका टेंशन लेना इसके लिए अच्छा नहीं था, और हिजर इसे यही बात समझाना चाहता था, लेकिन आजकल इसके जहन पर बस एक ही सोच सवार थी, और वो थी इसका ख्वाब। पिछले कुछ दिनों से इसे बहुत अजीबोगरीब ख्वाब आ रहे थे। वो आज के ज़माने की लड़की थी, इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी। वो खुद भी इन सब चीज़ों को हँस कर टाल देती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था इसने यारम के बारे में बुरा ख्वाब देखा था। सब कुछ अपनी जगह ठीक था, लेकिन यारम के बारे में बुरा सोचते हुए भी इसे बुरा लगता था, और यहाँ वो यारम को खून में लथपथ बेहद जख्मी तज से तड़पते हुए देख चुकी थी। हिजर तो इसकी बात को कोई अहमियत ही नहीं दी थी, लेकिन लैला की परेशानी अपनी जगह कायम थी। वो खुद एक बार यारम से बात करना चाहती थी, लेकिन हिजर ने इसे मना कर दिया। इसका कहना था कि वो रूह को लेकर बाहर गया है, तो ऐसे में इसे किसी भी किस्म की टेंशन नहीं देनी चाहिए। और हिजर का भी यही कहना था कि यारम इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। ख्वाबों ख्यालों को ख्वाबों ख्यालों तक ही रहना चाहिए, इन्हें असल जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन लैला अपने दिल का क्या करती, जो इसके जो इस ख्वाब के बाद से लेकर अब तक बेचैनी के ज़हरे असर था। यारम, हम वहाँ से इतनी जल्दी क्यों आ गए? हमें वहीं पर रहना चाहिए था। कितनी खूबसूरत जगह थी वो, मेरा तो वापस आने का दिल ही नहीं कर रहा था। जानता हूँ डार्लिंग, लेकिन हम सिर्फ एक ही जगह महदूद हो जाने के लिए तो यहाँ नहीं आए ना, हमें पूरा स्विट्जरलैंड घूमना है, इसीलिए हमें वहाँ से निकलना ही था। मैं जानता हूँ वो जगह बेहद हसीन थी, और तुम्हारा वहाँ से आने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हें पूरे स्विट्जरलैंड की खूबसूरती को एक नज़र देख लेना चाहिए। वो इस इलाके में सिर्फ एक रात के लिए गए थे, लेकिन रुख की जिद की वजह से वो 3 दिन वहाँ रुक कर आए थे, और अब भी रुख का यही कहना था कि इसे वापस नहीं आना, बल्कि इसी खूबसूरत जगह का होकर रह जाना है। इसका तो इरादा था कि वो हनीमून के 15 दिन वहीं पर गुजारेंगे, लेकिन यारम इसे जबरदस्ती अपने साथ वापस ले आया था, और अब कल ना जाने वो इसे कहाँ लेकर जाने का प्लान बना रहा था, क्योंकि आज तो संडे था और पूरा स्विट्जरलैंड छुट्टी पे था। आइसलैंड में चंद
हद दर्जे सर्दी होने की वजह से रूह ने तो कमरे से ना निकलने की कसम खा रखी थी, लेकिन इस बार यारम ने ऐसा नहीं होने दिया था। वो इस जगह की खूबसूरती दिखाना चाहता था और इसे अपने साथ हर जगह लेकर जाना चाहता था, लेकिन अब रूह की आंखों में इस जजीरे की खूबसूरती का नक्शा बन गया था। किसी भी जगह को देखकर वो आराम से कह सकती थी, ये जगह इस जजीरे से ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। लेकिन अब यारम ने इससे वादा किया था कि कल सुबह जहाँ लेकर जाएगा वो जगह इसकी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। और इस जगह को सोचते हुए रूह काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रही थी। होटल की इंतजामिया ने आज इनके डिनर का इंतजाम नीचे बाहर गार्डन में किया था, जहाँ शाम की खूबसूरती अपने पर फैलाए इनका इंतजार कर रही थी। होटल लोगों से भरा हुआ था, ज्यादातर यहाँ हनीमून कपल्स ही थे। हर कोई एक दूसरे में मगन था, जबकि रुख तो बारी बारी इन सब कपल्स को देख रही थी। कोई शक नहीं था कि इस जगह की खूबसूरती ने इनकी जिंदगी के इन मोमेंट्स को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया था। हाय रुख, कैसी हो तुम? मुझसे दोस्ती करके तुम तो गायब ही हो गई थी। 2-3 बार तो मैंने होटल के मैनेजर से भी पूछा कि यार रू नाम की एक लड़की है, मुझे इस बारे में बता दें, हमारी दोस्ती हुई है। लेकिन मैनेजर ने लाइमनी का मुजाहिरा किया था। वैसे ये कौन है, तुम्हारा शोहर है क्या? वो बेतकल्फी से इसकी मेज के करीब से कुर्सी घसीटते हुए अपने दिल में बोले जा रही थी, जब यारम ने इसकी नागवार निगाहों को खुद पर देखा था। इसके इस तरह से यूं इन दोनों के दरमियान आकर बैठा यारम को सख्त नागवार गुजरा था। हाय, मेरा नाम खुशी है और मैं तुम्हारी बीवी की दोस्त हूँ। यार तुम बहुत हैंडसम हो, कैसे बताया तुमने इसे? रूह मेरे साथ भी शेयर करो। वो शरारत से कहती रूह की तरफ देखने लगी थी, जबकि इसकी बात ने रूह के गाल तपाकर रख दिए थे। ओह, लगता है तुमने नहीं, इसने तुम्हें बता लिया है। वो इसके रंग देखकर खिलखिलाती हुई यारम को देखने लगी और उसकी आंख की नागवारी को जान बुझकर नजरअंदाज कर गई थी। हम मुसलमान हैं, मिस पटाना नहीं बसाना जानते हैं। बहुत माजरत के रुख ने आपका जिक्र नहीं किया मेरे सामने, इसलिए मैं नहीं जानता इसकी यहाँ कोई दोस्त भी है। खैर, आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन इस तरह आपका बिना इजाजत हमारे बीच बैठना मुझे अच्छा नहीं लगा। हम अब बहुत पर्सनल बातें कर रहे थे। इस तरह किसी कपल के बीच में बैठने से पहले आपको जरा सा ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी बात, अनजान लोग मुझे तुम नहीं आप कहकर बुलाते हैं, और अनजान लोगों में इस कदर गहरा रिश्ता कभी नहीं बना था कि आपसे तुम तक का सफर तय करें। आपकी दोस्त इस वक्त मसरूफ है, आप बाद में बात कर लीजिएगा। वो इतने सख्त लहजे में बोला कि रूह शर्मिंदगी से सर झुका गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर खुश थी। जबरदस्ती की दोस्त से जान छूट रही थी, लेकिन क्योंकि इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी से यूं बात करती। ओके मिस्टर जीजू, मैं जा रही हूँ यहाँ से। लगता है कुछ ज्यादा ही पर्सनल बातें हो रही थी। आई एम सॉरी, मुझे इस तरह से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या है ना, रूह को देखकर मैं एक्साइटेड होकर यहाँ तक आ गई थी। वैसे मेरा बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा होगा, मुझे भी चलना चाहिए। वो कहती हुई उठी और फिर इसके कान के करीब झुकी थी। यार तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत रूड है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। वो इसके गालों को लबों से छूते हुए वहां से चली गई थी, जिस पर यारम ने मुठियां बेची थी। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा गाल चूमने की? रूह, अगर आज के बाद किसी ने भी ये हरकत की ना तो इसे जान से मार डालूंगा। गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए बोला था। यारम, क्या हो गया है आपको? वो लड़की है, लड़कियों में इतना तो हो ही जाता है। इसकी जरूरत से ज्यादा गुस्सा होने पर वो बोली थी, कभी लैला या मासूमा से ऐसा हुआ है? नहीं ना, वो तुम्हारी दोस्त भी है, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी हरकत नहीं की। ये गैर जबरदस्ती की दोस्त आकर कर रही है। कान खोल कर सुन लो, मुझे इन सब चीजों से नफरत है। तुम्हारे गाल मेरे अलावा और कोई नहीं चूम सकता। ये हरकत सिर्फ मैं कर सकता हूँ, तुम्हें छूने की इजाजत सिर्फ मेरे होठों को है। वो पीछे सख्ती से बोला तो रुख से घूर कर रह गई थी। क्या यार, अब वो मेरे खाल चूम रही थी तो मैं मना तो नहीं कर सकती थी ना? रुख ने वाजियाह देनी चाहिए थी, क्यों मना नहीं कर सकती थी तुम? क्या ये इतना मुश्किल था मना करना? देखो रुख, जिस चीज पर मेरा हक है इस पर सिर्फ मेरा ही हक है। तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? क्यों लड़की तुम्हारे इतने करीब आई? आइंदा अगर ये लड़की तुम्हारे इतने करीब नजर आई ना तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। यार, लड़कियां करती हैं ऐसा, वो एक लड़की ही तो है। मैं तो मासूमा और लैला को भी कभी खुद ही करीब आने से मना नहीं किया। रुख ने पीछे समझाना चाहा था, वैसे बताना चाहती थी कि लड़कियों में ये बहुत आम सी बात है, लेकिन यारम तो इसकी किसी बात को समझना ही नहीं चाहता था। मासूमा लैला बेवकूफ नहीं है जो मेरे हाथों मरने की ख्वाहिश करेंगी। मैं बहुत वाज़े अल्फाज में इनको बता चुका हूँ कि तुम्हें छूने का हक सिर्फ मेरे पास है, इसीलिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो तुम्हारे साथ कोई ऐसी हरकत करे। यारम का गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। वैसे गुस्सा का असर यह था कि उसके सामने एक बहुत बड़ा राज फाश कर चुका था। यारम, आपने मासूमा और लैला को मेरे करीब आने से मना किया, इसलिए वो मेरे पास नहीं आती, मुझसे जाते हुए मिलकर नहीं जाती। या अल्लाह, यारम वो मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी? यारम की वाज़ेहत पे लैला और मासूमा का सोचते हुए वो शर्मिंदा होकर रह गई थी। मासूमा और लैला इससे हर दर्जे फ्री थी, लेकिन कभी भी वो इसके करीब आके से गले मिलने या हाथ डालने या फिर गाल चूमने तक करीब ना आई थी। और वो हमेशा सोचती थी कि आम लड़कियों की तरह से मिलकर क्यों नहीं जाती? वो कौन होती है तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचने वाली? जो चीज़ मुझे नहीं पसंद वो मुझे नहीं पसंद, आज के बाद एहतियात करना। वो सख्ती से बोला था, जबकि रुख ने अपना सर पकड़ते हुए एक नजर पीछे टेबल की जानिब देखा, जहाँ वही लड़का और खुशी बैठे हुए थे। इसे अपनी जानब देखता पाकर खुशी ने एक्साइटेड होकर अपना हाथ हिलाया था। वो फकत मुस्कुराकर चेहरा फेर गया। वो यारम को मजीद गुस्से दिलाने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकती थी। इसे खूबसूरत अंक करके वो अभी नहाने के लिए गया था। जब इसने कमरे में दस्तक हुई और रुख ने दरवाजा खोला तो सामने खुशी मुस्कुराती हुई खड़ी थी। रुख ने फौरन एक नजर यारम के वॉशरूम के बंद दरवाजे की जानिब देखा था। हाय रुख, कैसी हो तुम? आई एम सॉरी, मुझे पता चला ये तुम्हारा कमरा है तो मैं आ गई। वो दरअसल मुझे तुम्हें ये देना था, इनविटेशन कार्ड। वो एक कार्ड इसकी जानिब बढ़ाते हुए बोली थी। तुम्हारी शादी हो रही है? रुख ने फौरन कहा था। इसकी गलती नहीं थी, कार्ड का शेप भी ऐसा ही था। अरे नहीं बुद्धू, मेरी शादी अभी कहाँ होने वाली है? ये कभी होने वाली है या नहीं ये भी नहीं पता। तुम्हें ये देने आई थी। आज रात ना मेरे बॉयफ्रेंड की बाइक रेसिंग है और मैं इसे चेयर अप करने के लिए जा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारा हस्बैंड भी चलो। वैसे भी आज संडे नाइट है, सुबह एक मसरूफ 3 दिन होगा, इसलिए आज कोई भी जगह ओपन नहीं है। तुम जहाँ जा सको, क्योंकि यहाँ के
लोगों का एक असूल है, वो संडे को छुट्टी करते हैं। यहाँ कोई भी इंसान संडे को काम नहीं करता, इसलिए हमारे दोस्तों ने ये रेस रखी है। बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म पे ये रेस हो रही है। वैसे तो दर्द कभी भी नहीं हारा और मुझे यकीन है इस बार भी वही जीतेगा। मैं इसे चेयर करने के लिए जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। यकीन करो बहुत मजा आएगा। वो इनके दोनों हाथ थामती बोल रही थी, जबकि रुको समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लड़की को अब मना कैसे करे, क्योंकि ये लड़की चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। देखो खुशी, मैं नहीं आ सकती, यार हमको ये सब कुछ पसंद नहीं है और बाइक रेसिंग में मुझे भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे ये सब कुछ समझ में आता है। रूह ने समझाने की कोशिश की थी, तो यार मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम परेशान क्यों हो रही हो, मैं तुम्हें समझा दूंगी, प्लीज चलो ना। वो क्या है ना, दर्द को सपोर्ट करने के लिए बहुत कम लोग हैं, सिर्फ मैं और मेरे चंद दोस्त, लेकिन जिसके साथ दर्द का मुकाबला है वो बहुत बड़ा चैंपियन है। सब लोग इसे सपोर्ट करने वाले हैं। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरा बॉयफ्रेंड को सपोर्ट करने के लिए 2 लोगों का इजाफा हो जाएगा। इससे हो सकता है कि मैं इसमें हिम्मत और आ जाए, वो बहुत अच्छे से कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। वो मिन्नत भरे अंदाज में कह रही थी, लेकिन रूह का इनकार करना था, क्योंकि यार हमको यकीन था कि ये लेकिन रूह को इनकार करना था, क्योंकि यारम को यकीन ये सब कुछ पसंद नहीं था और इसे मजीद गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। पहले भी शाम की वजह से इसका मूड अच्छा खासा ऑफ हो गया था। इसने तो इस लड़की से बात करने से भी मना कर दिया था और इस लड़की को भी वाज़ेह अल्फाज में बताया था कि इसका अंदाज इसे पसंद नहीं, लेकिन फिर भी ये लड़की बात नहीं आ रही थी। तो तुम चल रही हो ना, इसने फिर से पूछा। नहीं खुशी, मेरे लिए मुमकिन नहीं है, प्लीज। रूह यार, मेरे लिए अभी भी तो दोस्ती हुई है ना हमारी, क्या तुम अपनी नई नई दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकती। वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतर आई थी। खुशी, मुझे इजाजत मांगनी होगी और यारम तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें इजाजत दे देगा, मुझे यकीन है। अगर नहीं माने तो जरा सी जिद कर लेना, इसके चेहरे से ही लगता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। यकीनन तुम्हारी सारी बातें भी मानता होगा। प्लीज यार मेरे लिए। अच्छा मैं कोशिश करती हूँ, इसने टालना चाहा था। कोशिश नहीं, तुम्हें वादा करना होगा, मुझसे वादा करो कि तुम आओगी। इतनी आसानी से मैं जान नहीं छूटने वाली। दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि मैंने सुना है कि मुस्लिम कभी अपना वादा नहीं तोड़ते। मुझे भी तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा ताकि मैं तुम पर यकीन कर सकूं। वो इसे देखते हुए बोली थी। रुका ऐसा लगा कि इस लड़की को यहाँ से भेजने का और कोई रास्ता नहीं। हाँ ये सच था कि वो यारम से कोई भी बात मनवा सकती थी। इसे बाइक रेसिंग में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इस लड़की की खुशी की खातिर इसने हामी भर ली थी और अब यारम को मनाना एक बहुत ही मुश्किल काम था। वॉशरूम का दरवाजा खुला तो खुशी ने मुड़कर इसकी जानिब देखा था, जो बिना शर्ट टॉवल से बाल पोंछता बाहर आया था। हेलो मिस्टर रूड, आप रूड के साथ साथ हॉट भी हो, वो खुले अल्फाज में तबसरा कर गई। रुक की आंखें खुल गई थी, लेकिन यारम नजरअंदाज करता आईने की जानिब चला गया था। चेहरे पर साफ नागवारी झलक रही थी। हाँ ठीक है खुशी, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। अगले ही पल रूह इसकी नजरों के सामने खड़ी होती हुई कहने लगी थी, हाँ हाँ तुम कितनी जेलस हो रही हो यार, मैं तो सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड की तारीफ कर रही थी। वो कहकर लगाती हाथ ही लायक थी, एक बार फिर से इसके करीब आई थी, लेकिन इससे पहले कि वो इसके गाल को छूती, रुख ने फौरन अपना हाथ इसके हाथ के आगे करते जबरदस्ती इसका हाथ थाम लिया था और फिर इसे कमरे के बाहर करके दरवाजा बंद करके ही सांस ली। आप कितने बेशरम हैं यारम, कपड़े पहनकर नहीं आ सकते थे, बहुत ज्यादा शौक है आपको इन औरतों को ये नंगा जिस्म दिखाने का। वो जली बुनी इसके करीब आई थी। सॉरी बेबी, मैं नहीं जानता था कि कमरे में तुम्हारे अलावा और भी कोई मौजूद है। आइंदा मैं अपनी सहेलियों को इस वक्त बुलाना जब मैं मौजूद ना हूँ। वो मेरी सहेली नहीं, जबरदस्ती की सहेली है और जबरदस्ती की सहेली ने मुझसे जबरदस्ती वादा भी ले लिया है और ये भी कहा है कि हम मुसलमान अपना वादा निभाते हैं, इसलिए तैयार रहिएगा। आज शाम हमें यहाँ से जाने वाले हैं, आज शाम हम यहाँ जाने वाले हैं। वो कार्ड इसकी तरफ भराते हुए बोली थी। रुक मेरी कुछ और प्लानिंग्स हैं। वो कार्ड टेबल पर फेंकते हुए इसके करीब आया था। रहने दीजिए इस प्लानिंग को, वादा किया है मैंने। और वो हिंदू लड़की कहती है कि हम मुसलमान अपने वादे से नहीं पीते, सो हमें जाना होगा। वो वैसे भी वो कह रही थी कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी सारी बातें मानते हैं। रुख मुस्कुराते हुए इसके गले में बाहें डालते लाड से बोली थी, ये बात मैं किसी और ने क्यों बताई, तुम्हें खुद अंदाजा होना चाहिए। इसके चेहरे को अपने हाथ में पकड़े हुए आहिस्ता आहिस्ता इसके चेहरे के एक नक्श को अपने लबों से छूने लगा था। मुझे पता है, इसलिए तो इसकी बात मान ली। वो उसके हाथ नीचे करते हुए कहने लगी, इरादा खुद तैयार होने का था, लेकिन इससे पहले ही यारम ने इसे पकड़ लिया था। तुमने वादा करने से पहले मुझसे नहीं पूछा, इसकी कीमत तो चुकानी होगी क्योंकि तुम मेरा प्लान खराब कर रही हो। वो इसे अपनी बाहों में उठाए बेड पर लाया था और रूह के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसकी मनमानियां बर्दाश्त करने के। वो दोनों तैयार होकर नीचे आए तो खुशी वहां रूह का इंतजार करती से हाथ मिलाने लगी थी। क्यारम ने एक नजर गुस्से से रूह के चेहरे को देखा, जिसने बामुश्किल इसकी तासरात पर अपनी हंसी दबाई थी। रूह, ये चिपको लड़की यहाँ क्या कर रही है? हम लोग चल तो रहे हैं इसकी बताई हुई जगह पर, यारम ने इसे घूरते हुए कहा था। यारम, हो सकता है शायद इसे कोई बात करनी हो। यारम, क्या हो गया है आपको? जरा सा सी बात को इतना सर पर सवार क्यों कर रहे हैं? रूह ने खुशी को देखकर मुस्कुराते हुए कम आवाज में कहा था, जबकि खुशी इनके करीब खड़े होते हुए बिना रूह को अपने आप को रोकने का मौका दिया इसके गाल को दोबारा चूम चुकी थी। तुम बहुत क्यूट हो यार, आह तुमने अपने शोहर को मना ही लिया। मैं जानती थी आप टिपिकल हस्बैंड की तरह अपनी बात अपनी बीवी पर पाबंदियां नहीं लगाते होंगे। सच मुझे बहुत खुशी हुई है आप दोनों हमारे साथ आ रहे हैं। मेरा बॉयफ्रेंड तो वहां चला भी गया है, मैं तो रूह का वेट कर रही थी क्योंकि मुझे पक्का यकीन था कि ये जरूर आएगी। खुशी ने बेहद खुशी से कहा, जबकि यारम के चेहरे के साबिया मुकम्मल बदल चुके थे। वो रूह को इंतहाई खतरनाक नजर से घूरता अपने कमरे में चला गया था। रूह, तुम्हारे हस्बैंड को क्या हो गया? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया है? वो इस तरह से क्यों चले गए? कहीं वो तुमसे नाराज तो नहीं हो गए? खुशी परेशान हो चुकी थी, शायद वो अपना मोबाइल फोन कमरे में भूल आए हैं, मैं देख कर आती हूँ। रुक को कोई ढंग का बहाना भी ना मिला था, लेकिन यारम के इस अंदाज की वजह से वो समझ नहीं पाई थी कि बस भागते हुए अपने कमरे की जानिब आ गई जहाँ वो गुस्से से गया था।
यारम क्या हो गया है आपको? आप इस तरह से वहाँ से क्यों चले आए? आप ठीक तो है ना? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? रूह परेशानी से इसके पीछे आकर रुकी थी। वो आईने के सामने खड़ा सिगरेट सुलगा रहा था। जब से रूह की तबीयत खराब हुई थी वो तकरीबन सिगरेट छोड़ चुका था, लेकिन गुस्से में बेहाल होकर अक्सर वो इसकी गैर मौजूदगी में अपनी ये तलब पूरी कर ही लेता था। यारम आप इतने सिगरेट क्यों पी रहे हैं? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? रूह को इसके गुस्से की वजह समझ में नहीं आई थी, क्योंकि तुम एक नंबर की बेवकूफ़ लड़की हो। जाओ जाकर अपना मुँह धोकर आओ। वो गुस्से से अच्छी-खासी ऊँची आवाज़ में बोला तो रूह सहम सी गई थी। इसे याद था जब यारम इस पर गुस्सा होता था तब इस तरह से बात करता था। इसे गुस्से में देखकर रुक बिना कोई सवाल किए पूछे वॉशरूम में घुस गई थी। शीशे में अपना चेहरा देखा तो वहाँ गाल पर सिर्फ लिपस्टिक का निशान था। बस गुस्से की वजह को समझकर बेख्तियार मुस्कुरा दी थी और सुबह से अच्छे से अपना मुंह साफ किया था। वॉशरूम से बाहर निकली तो यारम को बेड पर लेटे सिगरेट से आराम से सिगरेट नोश्ती करते हुए पाया था। यारम मैंने मुंह धो लिया, इसने बताया था। दोबारा धोकर आओ। यारम इसकी तरफ देखते बिना बोला था। लेकिन यारम दोबारा क्यों? रूह ने परेशानी से पूछा तो यारम ने गुस्से से इसकी जानिब देखा। ऑफ कोर्स ठीक से साफ नहीं हुआ, इसीलिए तो कह रहे हैं आप मैं दोबारा धो के आती हूँ। अपना सवाल का जवाब खुद देती वॉशरूम में घुस गई थी। यारम का गुस्सा बता रहा था कि आज इसकी खैर नहीं। इसने एक बार फिर से अपना चेहरा रगड़ रगड़ कर धोया जो पहले से ही साफ सुथरा था। यारम में दोबारा धोकर आ गई। वॉशरूम से निकलते एक बार फिर से बताने लगी, एक बार फिर से धोकर आओ। यारम ने हुक्म दिया था। यारम रूह से देखते कि सीधी बच्चे से अंदाज में बोली तो यारम ने इसे एक बार फिर से सख्त नजरों से घूरा था। मैं जा रही हूँ दोबारा धोने के लिए। वो गुस्से से पैर पटकती दोबारा वॉशरूम में बंद हो गई थी। इस पर अपने चेहरे को मजीद रगड़ने लगी। हद है, एक बार शक्ल देख तो ले, मेरी साफ हो गया है लिपस्टिक का निशान। वो बरबराती दोबारा बाहर आई जब यारम ने इसे तो बाहर जाने का आर्डर दे दिया था। यारम प्लीज, रूह ने बेबसी से कहा, लेकिन यारम इसे सुन कहाँ रहा था और इसकी इंतहाई सर्द नजरें रूह को इससे खौफजदा कर रही थी। 10 मिनट में इसका 17वां चक्कर था। वो अच्छी खासी थक चुकी थी और इसने खुद कसम खा ली थी कि वो खुशी को दोबारा ऐसी हरकत करने का मौका नहीं देगी। इस पर वो बाहर आई तो यारम इसके चेहरे की तरफ देखने की गलती कर ही दी थी। वह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसके पास आकर रुका था। इसको थ्योरी को ऊपर करते हर तरफ से चेक किया। साफ शफाफ पानी की तबकती बूंदें इसे बहकाने लगी थी। चाहो दोबारा धोकर आओ। वो एक बार फिर से कहता रुको बेहोश करने के करीब पहुंच चुका था। वो मरे मरे कदमों से एक बार फिर से वॉशरूम में घुस गई थी। जल्दी से पानी का छिड़का अपने मुंह पर मारकर बाहर आई, क्योंकि इसे दोबारा वापस अंदर भी आना था। स्कार्फ बांध लो, अच्छे हाथ से डेट हो चुके हैं हम। क्या सोच रही होगी तुम्हारी दोस्त? अंदर कमरे में क्या कर रहे हैं हम? वो इसका स्कार्फ इसके हाथ से पकड़ते हुए बोला था। रूह शुक्र का कलमा पढ़ते इसके पीछे आई थी, लेकिन खुद से वादा कर लिया था कि इसके सितम का बदला जरूर लेगी। खुशी परेशानी से बाहर आगे पीछे चल रही थी जब वो दोनों बाहर आए। क्या हुआ रूह, सब कुछ ठीक तो है ना? तुम लोग अचानक चले गए। बस के करीब आते हुए कहने लगी थी, सब ठीक है। यारम का मोबाइल नहीं मिल रहा था। वो अपने बहाने को मजबूत करती इसके साथ चल दी, जिस पर खुशी बेख्तियार मुस्कुराई थी। साफ साफ कहो ना, तुम्हारे हस्बैंड का रोमांटिक मूड ऑन हो चुका था। बहाने क्यों बना रही हो? कम से कम अपनी सहेली से इतना तो शेयर कर ही सकती हो। वो शरारती अंदाज में बोली, जबकि इनके चंद कदम आगे चलता यारम इसकी बात पर मुस्कुराए बिना न रह सका था। आज जो रोमांस इसने रूह के साथ किया था वो सारी जिंदगी रूह नहीं भूल सकती थी, जिसके लिए वो काफी मुतमईन था। इसे यकीन था कि अब वो दोबारा गलती नहीं करेगी। ये लोग इस जगह पर बाइक रेस करते हैं। ये कोई बहुत बड़ी रेस होने जा रही थी। यारम को इस चीज़ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, जबकि रूह का इंटरेस्ट भी ना होने के बराबर था। लेकिन खुशी के लिए वो यहाँ यारम को अपने साथ लेकर आई थी। यारम, यहाँ आने से पहले बेहतर था कि मैं तुम्हें एक रोमांटिक डेट पर लेकर जाता और हम एक दूसरे के साथ खूबसूरत वक्त गुजारते। वह आहिस्ता से इसके साथ चलते हुए बोला तो रुकने से घूर कर देखा था। आपको लगता है कि आपकी इतनी बड़ी ज्यादती के बाद मैं आपके साथ किसी भी डेट पर चलूंगी? गलतफहमी है आपकी मिस्टर यारम काज़मी। मैं आपको मुंह भी नहीं लगाऊंगी। वो गुस्से से बोली थी, जबकि यारम इसके अंदाज पर मुस्कुराया था। और तुम्हें ये गलतफहमी क्यों है कि मैं तुम्हारे इनकार को कोई अहमियत दूंगा? वो इसी के अंदाज में कहता इसे सवाल कर रहा था। आप हैं ही एक नंबर की चीटर। इस ज्यादती के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। कभी फायदा मत देखना। इसका देखो तुम्हारा मुंह कितने अच्छे से साफ हो गया है। लगे हाथों तुम्हें नसीहत भी हो गई कि जो काम मुझे पसंद नहीं वो तुमने नहीं करना। वह अभी अपनी बात को हंसी में ले रहा था। मैं जानबूझ कर थोड़ी किया था, वो मासूमियत से बोली। हाँ मेरा बच्चा, तुमने जानबूझ कर नहीं किया था, लेकिन तुम इसे रोक सकती थी। मेरे हक पर कोई नजर भी उठाई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये अच्छी बात अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लो। तो प्यार से इसका गाल थपथपाते हुए बोला था, जब तर्क और खुशी इनके नजदीक आकर खड़े हुए थे। मुझे खुशी हुई तुम दोनों को यहाँ देकर। मुझे सपोर्ट करने के लिए तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। इसकी आवाज़ सुनकर यारम ने हैरत से देखा था। वो करोड़ों में इसकी आवाज़ को पहचान सकता था। और फिर इसकी आंखें भी तो बहुत कुछ बयान कर रही थी। तो आप बाइक रेस करने वाले हैं? यारम को खामोश देकर रुख ने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया था। हाँ रुख, मेरा बॉयफ्रेंड चैंपियन है, इसे कोई हरा नहीं सकता। आज तक इसने एक भी रेस नहीं हारी और आगे भी हारने की कोई चांस नहीं है। खुशी के अंदाज में एक मान था, जबकि वो मगरूर सा लड़का गर्दन अकड़ाकर इस बात की गवाही दे रहा था कि इसे हराना आसान नहीं। अरे ये तो कुछ भी नहीं, आप मेरे यारम को नहीं जानते। मेरे यारम आपको चुटकियों में हरा देंगे। बाइक रेसिंग में तो वो चैंपियन है और यूनिवर्सिटी में तो इनसे आगे कोई था ही नहीं बाइक रेसिंग में। अगर आप अपने आप को इतना बड़ा चैंपियन समझते हैं तो मेरे यारम से मुकाबला करें। वो यारम को आगे करते हुए दर को चैलेंज करने लगी थी, जबकि यारम को याद नहीं पता था कि इसने कभी भी रूह को इसके बारे में बताया है। इसने कभी अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जिक्र भी इसके सामने नहीं किया था कि वो बाइक रेस का चैंपियन कब बना। रूह, ये सब कुछ क्या बकवास कर रही हो तुम? वैसे घूरते हुए बहुत कम आवाज में घुराया था, जबकि दर के लबों पर एक नामासूस सी मुस्कुराहट आई थी और फिर गायब हो गई। तो मिस्टर यारम काज़मी, अगर तुम खुद को इतना ही बड़ा चैंपियन समझते हो तो एक रेस हो जाए। तुम्हारी बीवी को बहुत मान है तुम पर कि तुम जीतोगे। उसकी आंखों में आंखें डाले इस अंदाज में बोला कि यारम इनकार न कर पाया था। हाँ लेकिन
इतना ज़रूर कहा था कि मैं कोई चैंपियन नहीं हूँ, लेकिन मेरी बीवी को मुझ पर मान है, तो मैं तुम्हारा ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और बस इतना कहकर रूह की तरफ मुतवज्जो हुआ था, जो अपना एक हाथ अपनी थोड़ी के नीचे रखे बेहद मासूम लग रही थी। लेकिन इसकी मासूम से चेहरे के पीछे जो शैतानी छुपी थी, वो यारम बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था। यकीनन वैसे यहाँ आने से पहले वाले बात का बदला ले रही थी। यारम 18 बार मेरा मुंह धोया था ना, अब 100 मीटर की ये रेस जीत कर दिखाए। वो नाक चलाती खुशी के साथ दूसरे रास्ते से जीत के मुकाम की तरफ जाने लगी थी। इस लड़की से दूर रहना। यारम ने एक बार फिर से इसे बावर करवाया था, जिस पर वो मुंह बनाती चली गई थी। एक लड़के ने इसे एक हैवी बाइक और हेलमेट और एहतियाती चीजें दी थी। रुख ने इसे अच्छी खासी मुसीबत में डाल दिया था, लेकिन वो जानता था वो शरारती लड़की शरारत किए बगैर रह नहीं सकती, और इतना बदला तो वो जरूर लेगी। यारम मुस्कुराता हुआ हेलमेट पहनता बाइक संभालने लगा था। तर्क ने अपना नाम दूसरी बाइक रेसिंग से कटवा दिया था, क्योंकि वहां यारम का नाम शामिल नहीं था। ना जाने क्यों उसके लिए बाकी किसी से भी जीतना यारम से जीतने से ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, जबकि यारम के लिए ये रेस बिल्कुल आम सी बात थी। इसका जीतना हारना इसके लिए अहमियत नहीं रखता था। वो बस रूह को मनाने के लिए इसकी बात मान गया था। बाइक रेस शुरू हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे से कम नहीं थे। कभी एक आगे निकल जाता तो कभी दूसरा। वो तकरीबन 10 किलोमीटर तक रेस पहुंच चुके थे। यारम को फिलहाल ये खेल बहुत आसान लग रहा था। वो कोई रेसर नहीं था, एक आम सा बंदा था जिसे ठीक से बाइक रेसलिंग आती भी नहीं थी। इसने कभी इस चीज़ की ज़रूरत महसूस ही नहीं की थी। इसे बला से बच्चों जैसे शौक से क्या लेना देना। ये तो आजकल के लड़कियों का एक खेल था। अगर वो जिद ना करती तो यकीनन वो इस रेस में कभी भी हिस्सा नहीं लेता, लेकिन इसे मनाने के लिए अब ये ज़रूरी था, क्योंकि आज शाम में वाक़या ही इसके साथ ज़्यादती कर गया था, जिसका बदला लेने के लिए रूह ने एक छोटी सी शरारत की थी। और अब इस शरारत का नतीजा वो यहाँ बाइक पर बैठा भुगत रहा था। इसे रास्ता भी ठीक से नहीं पता था, बस सड़क पर लगी छोटी-छोटी लाइट्स रास्ता बता रही थी, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आज की इस रेस के लिए लगाई गई थी। दूसरी रेस शुरू होने में अभी बहुत वक़्त था। इससे पहले-पहले इस रेस को ख़त्म करना था। यारम को बस ये पता था कि इन लाइट्स के सहारे वो जीत तक पहुँचने वाला है। वो जानता था इसकी बाइक की स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं है। वो बहुत नॉर्मल स्पीड में बाइक चला रहा था, लेकिन इसके साथ दूसरे बाइक पर सवार दर्क, जो कि एक बाइक रेसिंग चैंपियन था, वो इतनी स्लो क्यों चला रहा था? ये बात इसकी समझ से बाहर थी। अगर इसका मकसद यारम से जीतना, तो वो कब का आगे निकल चुका होता। क्यों? क्या हुआ मिस्टर यारम काज़मी? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा रास्ता? वो बिल्कुल इसके बाइक के साथ अपनी बाइक चलाता अजीब अंदाज में पूछने लगा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे रास्ता पता है, और मैं तुम्हें याद दिला दूं कि हम रेस कर रहे हैं, तो तुम्हें आगे निकल जाना चाहिए, न कि अपने मुकाबले का इंतजार करना चाहिए कि कब वो तुमसे आगे निकल कर रेस जीता है। यार मैं एक नजर से देखते हुए बोला, जबकि इसकी बात सुनकर दर्क मुस्कुरा दिया था। तुमने खरगोश और कछुए की दास्तान सुनी है? यकीनन सुनी होगी। अगर मैं तुमसे आगे निकल जाऊँ तो वो खरगोश यकीनन मैं हूँगा, और यकीन मानो हर रेस में खरगोश रास्ते में सोता नहीं है। मुझे बच्चों वाला खेल पसंद नहीं है यारम काज़मी। खेल वो मज़ा देता है जिसमें टक्कर का मुकाबला हो। तुम सिर्फ अपनी बीवी को खुश करने के लिए ये रेस कर रहे हो। तुम्हारे दिल में जीतने की ख्वाहिश नहीं, और ऐसी रेस को जीतकर मुझे भी कोई खास खुशी नसीब नहीं होगी। अगर तुम मुकाबला करना ही चाहते हो तो ठीक से करो, ताकि मुझे जीतने और तुम्हें हारने में मज़ा आए। अगर अपनी बीवी का मान रखने के लिए रेस में हिस्सा ले लिया है, तो इसे जीत कर दिखाओ। यूँ बच्चा जैसा गेम खेलो, क्यों बच्चों जैसा गेम मत खेलो। वो अपनी बाइक को रेस देते हुए कहने लगा, तो इसकी बात पर यारम को भी दम लगा था। लड़के, मुझे चैलेंज करके पछताओगे तुम। हो सकता है इस रेस में मुझे जीतने और तुम्हें हराने में मजा आ जाए। वो इसी अंदाज में बात कर रहे थे कि अलग ही नहीं रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के मुकाबले खड़े हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैंने आज तक हार का स्वाद नहीं चखा। अगर हिम्मत है तो आज हार के जायके से रोशनास करवा दो मुझे। वो अपनी बाइक को रेस देता इससे आगे निकल चुका था, और थोड़ी ही देर में उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। इसकी बात तो यारम मुस्कुराया। वो साफ अंदाज में से चैलेंज कर चुका था। अब यारम को ये रेस जीतनी थी, सिर्फ रू के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी। अपनी बाइक को रेस देते हुए वो कुछ ही पल में अपनी बाइक काफी आगे ले आया था, और ये मुकाबला असल में शुरू हुआ था। वो दोनों एक दूसरे के करीब थे और फुल स्पीड में आगे बढ़ रहे थे। कभी यारम दर्क से आगे तो कभी दर्क यारम से आगे निकल जाता। वो दोनों आधे रास्ता सफर तय कर चुके थे। 100 किलोमीटर के रेस में तकरीबन 50 किलोमीटर सफर आगे आ चुका था, जबकि किसी एक की जीत के इंतजार में रूह और खुशी पहले ही दूसरे से रास्ते से जीत के मकाम तक जा पहुंचे थे। जहां रूह यारम की जीत का इंतजार कर रही थी, वहीं खुशी को यकीन था कि दर्क जीत जाएगा, क्योंकि वो आज तक कभी नहीं हारा था। जबकि दूसरी तरफ तो खेल ही अलग था। रूह ने बस इसे तंग करने की खातिर से जबरदस्ती से इसका हिस्सा बना दिया था, जबकि यारम तो कभी जिक्र भी नहीं किया था इसने कभी बाइक चलाई भी थी। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि यारम को बाइक चलानी आती भी है या नहीं। वो अब अपनी बेवकूफ़ी पर पछता रही थी, जबकि खुशी तो बहुत खुश लग रही थी। इसे यकीन था कि दर्क ही जीतेगा। इनको यहाँ पहुंचते हुए तकरीबन 1 घंटा होने वाला था, और अभी दूर-दूर तक कहीं भी खिलाड़ियों का नामो-निशान नहीं था। बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, बस कभी कुछ खुशी के दोस्त थे, और दूसरी तरफ रुख बिल्कुल अकेली। लेकिन हाँ, खुशी से बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होने दे रही थी। वो एक मुखलस साथी की तरह इसके साथ-साथ खड़ी से खुश करने की खातिर कोई न कोई बात छेड़ देती। इनके दोस्त भी बुरे नहीं थे, बस नॉर्मल से लोग थे। शायद अक्सर वो वक्त गुज़ारी के लिए ये सब कुछ करते थे, जबकि बहुत लोगों को तो वो पीछे ही छोड़ आए थे। शायद इन लोगों से इनका कोई वास्ता ही नहीं था।